हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे और आप लोगों के इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से अब हम लोगों का परिवार 1 लाख का हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर दिखाते रहेंगे और इस सब के लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। अब वीडियो की शुरुआत में हमें एक दूसरी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और एक सफेद बालों वाला आदमी जिसके शरीर के आर पार एक तलवार धसी हुई थी, वो कहता है कि मुझे जवाब दो। अगर यहाँ पर कोई और सर्वाइवर बचा हुआ है तो वो मुझे जवाब दो। अगर तुम बोल नहीं सकते तो अपनी जगह पर ही हिलो, थोड़ा बहुत शोर मचाओ, प्लीज कुछ भी करो पर मुझे जवाब दो। और ये कहकर वो एक वाइब्रेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सभी को सेंस करते हुए जिंदा लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद हमें उसके चेहरे पर बस एक उदासी दिखाई जाती है। वो कहता है इसका मतलब आखिर में यहाँ पर कोई और नहीं है बल्कि मैं अकेला ही सर्वाइवर हूँ जो कि यहाँ पर जिंदा बच गया है। और हमें उसकी आंखों में एक सिर दिखाया जाता है और हमें एक बड़े से सींग वाला डीमन दिखाया जाता है। और वो आगे कहता है कि ये पहला था जिसने सभी डीमंस को एकजुट किया था और इसकी वजह से इंसानियत पूरी तरह खत्म होने के कगार पर आ गई थी। और इस डीमंस के खिलाफ की जो ये लड़ाई थी जो कि डिमोनिक रैम से बाहर आए थे, मैं और व्हाइट टावर के जितने इमेजेस थे उन सभी ने मुझे फॉलो किया और हर एक चीज को दाव पर रख दिया जिससे वो इंसानियत के भविष्य को बचा सके। पर अगर ये चीज हम लोगों के लिए नहीं होती तो ऐसा कोई भी नहीं था जो कि आगे आकर हम लोगों के लिए कुछ ऐसा करता। और तभी हमें सफेद बाल वाले लड़के के सामने एक लड़की को दिखाते हैं जो कि उसे वहाँ पर डेट और समय बता रही थी और वो कहती है कि मैंने हाई प्रीस्ट की डेथ को यहाँ पर कंफर्म कर लिया है। और हमारा एमसी उसका नाम लेता है जिसका नाम एडना था और वो इसके बारे में बताता है कि ये दुनिया की आखिरी ड्रैगन है और जितने भी हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स है उन सभी को ऑब्जर्व करती है। एडना उसे कहती है कि मेज टावर के मास्टर, मेरे लिए तुम्हारे पास एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। तो वो कहता है कि बुरी खबर से शुरुआत करो। तो वो कहता है कि बुरी खबर से शुरुआत करो। वो कहती है कि जैसा कि उम्मीद था डिमोनिक आर्मी ने व्हाइट टावर के ऊपर इन्वेड कर दिया था और इस सब की वजह से कई सारे मेजेस यहाँ पर मारे गए और जो मेज टावर था वो भी ज्यादातर तबाह हो चुका है और मेजेस की जितनी भी रिसर्च और रिसोर्सेज थे वो भी ज्यादातर इस सब की वजह से खराब हो चुके हैं और खत्म हो चुके हैं। तो हमारा एमसी पूछता है और आखिर गुड न्यूज क्या है। वो बताती है कि जो इंपीरियल फोर्स थी वो जितना सोचा था उससे ज्यादा जल्दी यहाँ पर आ गई, जिसकी वजह से वो कई सारे लोगों को जबर बचाने में कामयाब हो गए, जिनके अंदर तुम्हारे डिसाइबल्स भी शामिल हैं। वो खांसते हुए कहता है कि ये तो रिलीफ की बात है। एडला कहती है कि तुम्हें तुम्हारी चॉइस पर आज पछतावा हो रहा है। तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो हर एक इंसान वो इंसान था जिसको मैंने खुद से सेलेक्ट किया था और यहाँ पर लेकर आया था, इसलिए मैं उन लोगों के सामने ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरी चॉइस के ऊपर पछतावा है। और एडला उसके हाथ पर लगे हुए खून को देखकर उसे कहती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि तुम मुझसे कहना चाहते हो। तो वो भी ये देखते हुए कहता है कि मेरे डिसाइबल्स का समय समय पर ख्याल रखना, वो अभी भी काफी ज्यादा छोटे हैं तो मैं श्योर हूँ कि वो काफी ज्यादा एंशियस होंगे। एडला कहती है कि ठीक है, मैं ओकेजनली उन लोगों को चेक करती रहूंगी। और ये कहते हुए उसने अपना सिर झुका लिया था। ये देखकर हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि एक ड्रैगन एक बार छोटे से इंसान के सामने अपना सिर झुका रहा है। वो कहती है कि तुम्हें हक है कि तुम इस चीज को रिसीव कर सको। ये कॉन्टिनेंट और मैं कभी भी इस हीरो के सेक्रीफाइस को नहीं भूलेंगे जो कि व्हाइट टावर के मास्टर ने यहाँ पर किया है। और वो सुकून की आखिरी सांस लेते हुए कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। पर अब ये चीज कहना झूठ होगी कि मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। भले ही मैं एक काफी ज्यादा अच्छा मेज था पर मैं कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बन पाया। पर अगर मुझे यहाँ पर एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती जिसमें भले ही वो लोग मुझे एक विलन कहते पर मैं सेल्फिशली बस केवल अपने लोगों के लिए जीता और मैं सच में एक इसी तरीके की जिंदगी जीना चाहता था। जिसके बाद एडला उसकी आंखें यहाँ पर बंद करती है और फिर टाइम और डेट बताते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर व्हाइट टावर के मास्टर ऑस्कर सेज की डेथ को कंफर्म करती हूँ। जिसके बाद हमें हाई प्रीस्ट और व्हाइट टावर के कई सारे मेजेस के बारे में बताया जाता है जिनको अपने एक्शंस की वजह से यहाँ पर मार दिया गया था। अब इस चीज को काफी लंबा समय हो चुका था। जिसके बाद हमें व्हाइट टावर का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी सही सलामत खड़ा हुआ था और वहीं पर एक खिड़की खुली हुई थी जहाँ पर एक नीले वाले वाला लड़का एक काले वाले लड़के का ख्याल रख रहा था। और उस खुली हुई खिड़की से एक पत्ती आकर उस काले वाले लड़के के हाथ पर रखती है और अचानक ही वो यहाँ पर उठकर खड़ा हो जाता है और जिस तरीके से डर कर वो यहाँ पर खड़ा हुआ था वो नीले वाले लड़के को यहाँ पर झटका देता है जिसकी वजह से उसके हाथ से यहाँ पर पानी गिर गया था। जिसकी वजह से वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह से गीला हो गया, मैं यहाँ पर तुम्हारे टॉवल को चेंज करने के लिए आ रहा था। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो नीले वाला लड़का आगे कहता है सच में ये तुम्हारे सोने की आदत काफी ज्यादा खराब है, यहाँ तक तुम जरा सा ग्रेटिट्यूड तक नहीं दिखा रहे। भले मैं यहाँ पर तुम्हें नर्सिंग कर रहा था यानी ख्याल रख रहा था। ये सुनकर वो कहता है क्या स्लीपिंग हैबिट, और वो काफी कंफ्यूज होते हुए छाती पर हाथ रख लेता है और कहता है कि मैं सो गया था, वो भी तेरा डिफेंसलेस स्टेट के अंदर। नहीं, इससे भी ज्यादा जरूरी तो ये है क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। और वो अपने दिल की धड़कन को महसूस कर रहा था और वही चीज की वजह से काफी ज्यादा शौक था। पर अभी भी वो कंफ्यूज होते हुए कहता है रुको, पर आखिर मेरा दिल ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि हाई प्रीस्ट ने मेरे दिल के अंदर अपनी तलवार को धसा दिया
था। और वहीं वो लड़का साइड में तो हो रहे शोर को सुनकर कहता है कि हे आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है। और तब एक एल्डर काफी गुस्से में दरवाजा तोड़कर वहाँ पर आ जाता है। वो उससे कहता है तो तुम उठ चुके हो। और बेचारे दरवाजे की हालत जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ था वो काफी ज्यादा खराब थी। तो वो नीले वाला लड़का उन्हें रोकते हुए कहता है, जिसका नाम परांग है, वो कहता है कि एल्डर प्लीज शांत हो जाइए। इस चीज को 5 मिनट भी नहीं हुए हैं जब इसने अपनी आंखें खोली हैं। एल्डर कहते हैं कि फ्रेंड्स जल्दी से हट जाओ, मैं कई बार इसे यहाँ पर मौका दे चुका हूँ, पर अब समय आ चुका है कि मैं इस कमीने का सही तरीके से एक इंसान बना दूं। पर फ्रेंड्स उससे कहता है कि पर फिर भी अभी भी ये एक पेशेंट है। और ये देखकर हमारे एमसी काफी कंफ्यूज हो रहा था और वो उससे कहता है आखिर मैं अभी भी जिंदा कैसे हूँ। ये सुनकर वो एल्डर और फ्रेंड्स दोनों ही कंफ्यूज से हो गए थे। जिसके बाद वो एल्डर काफी गुस्से में कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें भी ये चीज काफी फैसिनेटिंग सी लग रही है कि तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, मैंने सही कहा ना। पर हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारे इस रूप को देखकर ऐसा लगता है कि तुम व्हाइट टावर की एक इमेज हो, तो मुझे करंट सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करो और सारी डिटेल्स दो। पर ये सुनकर वो एल्डर और भी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा इनफॉर्मल और काफी ज्यादा एरोगेंटली एक्ट कर रहा था। वो कहते हैं कि एक्सप्लेन। और फ्रेंड्स कहता है कि हे आखिर तुम्हें क्या हुआ है। और वो काफी ज्यादा गुस्से में चमकते हुई आंखों के साथ चिल्लाते हुए कहते हैं क्या मैं तुम्हें क्या समझाऊं, ऐसा लगता है कि अब तुम पूरे तरह पागल हो चुके हो। और वो गुस्से में हाथ उठाते हुए कहते हैं लगता है कि तुम ये चीज पूरी तरह भूल चुके हो, तुम्हें तो यहाँ पर नीचे पड़े होकर मुझसे यहाँ पर भीख मांगनी चाहिए। और उसके इस अटैक को देखते हुए वो कहता है कि ये मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, कि ये कोई डीवन प्लेनेट का कोई असैसिन है। इसलिए वो विंड शील्ड को एक्टिव कर देता है और बताते हैं कि अगर विंड टेंट यहाँ पर अचानक ही फॉर्म हो जाता है तो वो उसके हाथ को यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। और ऐसा लगता है जैसे कि एल्डर के हाथ की यहाँ पर हड्डियां चिटक गई हो। और एमसी सोचता है कि आखिर इसके जैसा एक लो लेवल का कमीना आखिर मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। पर जैसे एल्डर का हाथ उसे टकराता है वो विंड शील्ड यहाँ पर डिसअपीयर होना चालू हो जाती है। ये देखकर वो भी काफी शौक था और वो अपने आप को देखते हुए कहता है कि रुको, सच में ये तो कितना ज्यादा पैथेटिक मैजिक था। पर एल्डर उससे कहते हैं कि ये विंड शील्ड सच में काफी ज्यादा अच्छी थी। और जो उनका एटीट्यूड था वो अचानक ही पूरी तरह बदल जाता है। और वो आगे कहते हैं इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पे इतने समय से कोई मजाक नहीं कर रहे थे। इसलिए वो उससे कहते हैं कि मैं डिसिप्लिनरी एक्शन के इस रिसर्च फीस को अभी तुम्हारे लिए पोस्टपोन कर देता हूँ, इसलिए अब तुम पूरी तरह से केवल रिकवरी पर ही फोकस करो। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फ्रेंड्स उसका इस चीज के लिए यहाँ पर शुक्रिया करता है। और फिर एल्डर के वहाँ से चले जाने के बाद वो हमारे एमसी को देखकर कहता है कि हे क्या तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। और वो सोचता है कि वो विंड शील्ड जैसे मैंने उसे बनाया वो अचानक यहाँ पर गायब हो गई, आखिर मैं यहाँ पर कितने लंबे समय से सो रहा था। और फ्रेंड्स आगे कहता है कि तुम्हें एल्डर मैक्सिमम की पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता, सच में तुम बाल बाल बचे हो। और उसके हाथ यहाँ पर कपकपाए जा रहे थे और वो काफी गुस्से में कहता है कि जो मेरे माना सर्कल और माना क्वालिटी है और जो माना प्योरिटी है वो भी पूरी तरह से बेकार है, कि सच में ये मेरी ही बॉडी है, पर आखिर मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि हे आज का दिन कौन सा है। ये सुनकर वो कहता है क्या। जिसके बाद वो उसे बताता है कि ये सितंबर 21 है, क्या तुम यहाँ पर बेहोश से हो गए थे। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है क्या मैं यहाँ पर 5 महीनों से सो रहा था। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर सही से एक दिन भी नहीं हुआ। ऑस्कर कहता है कि ये सब छोड़ो, जल्दी से लो वार्ड को यहाँ पर बुलाओ, और अगर वो यहाँ पर नहीं है तो गिलियन या फिर शाशा को बुलाओ, मैं एग्जैक्ट सिचुएशन उन लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूंगा। फ्रेंड्स कहता है क्या। जिस तरीके से एक्टिंग कर रहा है ऐसा लगता है कि इसकी मेमोरी पूरी तरह से जा चुकी है। और वो उससे आगे बोलता है कि तुम ट्रेडर्स के बारे में भूल चुके हो, और अगर तुम मास्टर टावर्स के नाम इतने ज्यादा इनफॉर्मली क्यों ले रहे हो। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है कि ट्रेडर्स। फ्रेंड्स कहता है कि तुम भी इसके बारे में भूल चुके हो, लगता है कि ये किसी तरीके के साइड इफेक्ट है। पर जो लॉयड था उसने व्हाइट टावर को छोड़कर वो रेड टावर मास्टर का एक डिसाइपल बन गया था, और जो गिलियड था उसने हाई लेवल क्लास की मैजिक बुक्स को चुरा लिया था और यहाँ से भाग गया था। पर ये सुनकर ऑस्कर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम अपने मुंह से इस तरीके से बेकार सी बातें कैसे कह सकते हो। पर वो फ्रांस को देखते हुए कहता है कि रुक जाओ, इसके आसपास की जो हवा है वो बिल्कुल भी शेक नहीं कर रही, इसका मतलब ये झूठ नहीं कह रहा। इसलिए ऑस्कर शांत होते हुए कहता है इसका मतलब क्या जो साशा है वो मेज टावर का मास्टर बन गया। तो वो आगे कहता है कि सच में वो तो काफी ज्यादा कमाल का था। ऑस्कर कहता है तो आखिर एक 5 साल का लड़का एक मैजिक टावर मास्टर कैसे बन सकता है। पर वो कहता है कि आखिर तुमने उसके वो 20 सालों को यहाँ पे पीछे क्यों छोड़ दिया। ये सुनकर ऑस्कर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, और वो फ्रेंड्स को देखते हुए कहता है कि हे ऐसा लगता है सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल की इमेजिनेशन है, पर आखिर तुम एक छोटे से बच्चे के ऊपर ऑस्कर से इस तरीके से गुस्सा क्यों हो रहे हो। पर जो इसकी फैब्रिकेशंस हैं वो सच में काफी ज्यादा नेचुरल है। और ये सोचते हुए उसका चेहरा उसे अपने शीशे के ऊपर दिखता है, और वो अपने रिफ्लेक्शन को देखकर काफी ज्यादा शॉक और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। और वो अपने चेहरे को पकड़े हुए हैरानी के साथ कहता है कि हे आखिर तुम कौन हो। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो एक चेयर पर बैठकर नीचे की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे सच में इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, इस सब के बाद भी कि मैं इसको देख रहा हूँ कि मेरे मरने के 20 साल बाद मैं फिर से यहाँ पर उठ खड़ा हुआ, और सच में ये सिटी पहले से काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है। और वो नीचे देखकर चमकती हुई उन चीजों को देखकर कहता है तो अच्छा इनको स्ट्रीट लाइट कहते हैं, और साथ ही जो 4 पहिए वाली चीज है उसे कार कहते हैं। और ये सारी मैजिक इंजीनियरिंग की रेवोल्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सारी चीजों का श्रेय मैजिक इंजीनियरिंग के रेवोल्यूशन के ऊपर जाता है। अगर वो लोग ये देखते तो उन्हें ये चीज सच में काफी ज्यादा अच्छी लगती। पहले के समय पर जब दुनिया पूरी तरह तबाह हो रही थी,
वही अकेले कुछ ऐसे थे जो कि अपनी आंखों से सारी चीजों को तबाह होता हुआ देख रहे थे। पर अब मुझे इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना बंद कर देना चाहिए और सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना होगा जैसा कि हमने ओरिजिनल बॉडी के ओनर से सीखा था। और ये ऑस्कर, जिसका नाम मेरे नाम से काफी ज्यादा मिलता है, ये व्हाइट टावर के अंदर 10 साल की उम्र में आ गया था और अब ये 20 साल का हो चुका है। और ये एक फॉलन नोबल फैमिली का एक लेवल 1 का मेज है। ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा है पर एक काफी ज्यादा घटिया मेज है। 20 साल की उम्र में भी बस केवल एक लेवल 1 का मेज, जिसके रिजल्ट के तौर पर भले ही इसे काफी ज्यादा रश्ट महसूस होता होगा, पर इसने रिसर्च लैब के फंड से एक ऐसा इलीगल एलेक्सर खरीदा था जिसको लेने के बाद ही ये यहाँ पर खत्म हो गया। और ये चीज काफी सेंस बनाती है, पर अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका होता तो इसका जो माना क्वालिटी है वो सच में काफी ज्यादा बढ़ चुका होता। पर अगर ये फेल हो जाता है तो इसकी जो जिंदगी है वो काफी ज्यादा खतरे में आ जाती है। इसी वजह से तो इसे इलीगल किया गया था। और फ्रेंड्स बता रहा था कि मैं पूरे दिन से यहाँ पर बेहोश था। इसका मतलब सच तो ये है कि जो इस बॉडी का रियल ओनर था वो कब का मारा जा चुका है उस माना के आउटबर्स्ट से। और वो भी इस चीज को महसूस करते हुए कहता है कि रुको, आखिर ये क्या है? ये तो एक लेवल 1 के मेज के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही माना है और ज्यादातर प्योर माना है जिसको अभी तक रिफाइन नहीं किया गया है। इसका मतलब ये सारा का सारा उस इलीगल चीप एलेक्सर से बनाया हुआ होगा। ये मॉडर्न सोसाइटी कुछ जरूरत से ज्यादा ही अमेजिंग है, जिसके अंदर उसे काफी ज्यादा काला डॉट सा महसूस होता है और वो उसे महसूस करते हुए कहता है कि रुको, आखिर ये क्या है? और वो उसे अपने माना सर्कल का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी में सर्कुलेट करता है और अपनी उंगली से निकाल कर नीचे की तरफ डाल देता है, जो कि पूरे से ब्लैक था। ये देखकर वो काफी शॉक हो गया था क्योंकि जैसे वो नीचे गिरता है वो वहाँ पर एसिड की तरह जलना चालू हो जाता है और वो महसूस करते हुए कहता है कि ये तो एक पॉइजन है, पर आखिर इसकी बॉडी के अंदर जहर क्या कर रहा है? और फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है क्या मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर यहाँ पर किस तरीके की सिचुएशन चल रही है। पहली बात तो ये कि जो इलीगल एलेक्सर था वो बिल्कुल भी खराब नहीं था। इसका मतलब ये एक प्रॉपर एलेक्सर है जिसको काफी ज्यादा पैसे देने के बाद भी पूरी तरह से लेना पूरी तरह से नामुमकिन टाइप का था। पर दिक्कत की बात तो ये थी कि जो ऑस्कर ने यहाँ पर लिया था उसके अंदर पहले पॉइजन नहीं था, पर ऑस्कर को ये नहीं पता था कि इसके अंदर पॉइजन भी हो सकता है। अब ये समझने के बाद कि इसके अंदर अभी भी कितना सारा पॉइजन बचा हुआ था, उस टाइम फ्रेम के अंदर मैं ये समझ सकता हूँ कि वो जरूर वहाँ पर पूरे तरह बेहोश हो चुका होगा। इसका मतलब तो यही है कि अगर मैं दूसरी भाषा में समझाऊं तो वो यहाँ पर माना की आउटबर्स्ट की वजह से नहीं मरा बल्कि इस जहर की वजह से मरा है। और इसके अलावा जो पॉइजन का लेवल था वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही हाई था, वो भी एक लेवल 1 की मेज को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया। पर अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो इसकी ट्रैक को यहाँ पर महसूस करना भी मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता। और वो मुस्कुराते हुए आगे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे सोल के साथ ऐसा गेम कौन खेल रहा है, पर अगर समझा जाए तो मुझे यहाँ पर एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं केवल अपने मरने से पहले के बारे में ही सोच रहा हूँ। एक सेल्फिश जिंदगी जो कि बस केवल मेरे ही लोगों के लिए हो। ये चीज इतनी भी बुरी नहीं है अगर मैं यहाँ पर ये चीज शुरू करता हूँ। और ऑस्कर अपने आप से ये कहता है, यानी जो बॉडी का ओनर था उससे कहता है कि एज अ पेमेंट, क्योंकि तुमने मुझे अपनी शरीर यहाँ पर दिया है, मैं जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। जिसके बाद हमें रात में आउटस्ट्राइक का सीन दिखाया जाता है शरीन के अंदर। वहाँ पर किसी की आवाज आती है कि हे, मुझे स्टोर से एक नई खबर सुनने को मिली है। तो वहाँ पर दारू की बोतल ले हुए एक आदमी उससे कहता है कि हे, मुझसे बॉस कहा करो, आखिर कितनी बार मुझे तुम्हें ये बताना होगा? तो वो आदमी कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना बॉस। तो वो कहता है तो हाँ, मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। तो वो बताता है कि जो स्टोर है उसे अंदर से पूरे तबाह कर दिया है और ये जरूर किसी मेज का काम है। ये सुनने के बाद वो अपनी बियर की बोतल को नीचे पटकते हुए कहता है आखिर ऐसा कौन कमीना था जिसने ऐसा कुछ करने की हिम्मत करी है? तो वो आदमी कहता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, पर ऐसा लगता है कि वो उस आदमी से जिसने उसको एलेक्सर बेचा था उससे उसके बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था। वो जरूर ऑस्कर था। ये सुनने के बाद वो आदमी जिसके चेहरे पर कट लगा हुआ था वो कहता है क्या, पर आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है, क्योंकि वो ऑस्कर बस एक थ्योरी मेज है और उसके अलावा कोई एक ऐसा इंसान जो कि मौत के कागज करीब हो उस एलेक्सर की वजह से, आखिर वो ऐसे इंसान को हरा कैसे सकता है? तो वो लड़का उससे कहता है कि अगर ऐसा हुआ कि जो मैजिक टावर है उसने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचा होगा तो वो आदमी लंबी से सांस लेते हुए कहता है क्या तुम इसके बारे में भूल चुके हो कि आखिर ऑस्कर के साथ ये करने के बारे में हमसे किसने कहा था? वो भी व्हाइट टावर की रिंग पहने हुए था। इसका मतलब जिसने यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करी थी वो भी एक व्हाइट टावर का मेज था। पर वहीं उन दोनों को टोकते हुए एक आवाज आती है कि आखिर वो कौन था, आखिर वो कैसा बेवकूफ हो सकता है जो कि इस तरीके की चीजों को इधर उधर करने के बारे में सोचे। ये सुनकर वो दोनों ही काफी शॉक होकर घबराते हुए पीछे की तरफ देखते और कहते कि आखिर वहाँ पर कौन है। और वो वहाँ पर खिड़की पर ऑस्कर को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि पूरी तरह से ठीक था और वो उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ऑस्कर सोचता है उस बोतल पर जो लगी हुई थोड़ी बहुत सेंट थी उसको ट्रैक डाउन किया और अब मुझे पता चला है कि यहाँ पर और भी कई सारे लोग इन्वॉल्व है जितना कि मैंने सोचा था। सच में ये तो काफी ज्यादा तकलीफ की बात है। वो आदमी काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि आखिर तुमने मेरे स्टोर को तबाह कैसे किया? ऑस्कर अंदर आते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो मैं था। अभी मुझे उस चीज में सच में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है जो कि अभी तुम दोनों यहाँ पर बातें कर रहे थे, तो क्यों ना हम लोग उसी चीज को यहाँ पर कंटिन्यू करें? पर वो आदमी कहता है पर मैं ये सोच रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं अगर तुमने यहाँ पर हम लोगों की बातें नहीं सुनी है। और वो काफी ज्यादा इंटेंस लुक के साथ उसे कहता है कि इसे खत्म कर दो। तो उसका जो साथी होता है वो अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहता है कि जैसा आपका हुक्म, और वो तेजी से अपनी तलवार के साथ आकर
ऑस्कर के ऊपर हमला कर देता है। पर थियो भी उसे एक शार्प लुक देते हुए कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से गेम को खेलना चाहते हो तो मैं भी अपने पंचेस को पीछे नहीं रखूंगा, और वो विंड कटर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। वो आदमी थियो के पीछे आकर बैठ गया था और अचानक उसका गला उसके धड़ से अलग हो जाता है और खून की पिचकारी के साथ वो यहाँ पर मारा गया था। उसके यहाँ पर कटे हुए सिर को देखकर थियो भी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बस इसका यहाँ पर गला ही अकेला कटा है। इसने यहाँ पर मुझे हाई प्रीस्ट के हेड को याद दिला दिया। और वो आदमी यहाँ पर ये देखने के बाद कि उसका साथी मारा जा चुका है, वो बहुत बुरी तरीके से शॉक घबराते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के, और वो अपने पास एक गन निकाल लेता है और साथ ही ऑस्कर को यहाँ पर गाली देने लगा था। और जैसे ही वहाँ पर शॉट की आवाज आती है तो 3 गोलियां होती हैं जो कि ऑस्कर की तरफ ही बढ़ रही थी। ये देखकर वो कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो विंडशील्ड का इस्तेमाल करते हुए उन बुलेट्स को यहाँ पर रास्ते में ही रोक लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर जरा सा ही माना महसूस नहीं हो रहा। तो आखिर किस तरीके के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाता है इतने ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए? वो आदमी हैरान था। वो कहता है कि तुमने मेरे बुलेट्स को यहाँ पर रोक लिया। ऑस्कर कहता है तो अच्छा, इन्हें बुलेट्स कहते हैं। अब चलो मैं तुम्हारा ये गिफ्ट तुम्हें वापस लौटा देता हूँ इस समय के लिए। और जैसे वो बुलेट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो वापस आकर उस आदमी के कंधे पर, पेट में और आकर पैर में लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो दर्द में करारते हुए वहीं पर बैठ गया था। और वो फिर से यहाँ पर ऑस्कर को गालियां देना चालू कर देता है, पर ऑस्कर बड़े ही आराम से उसके पास आकर खड़ा हो गया था और वो उससे कहता है कि बिल्कुल, अभी के लिए मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जितने भी तुम्हारे साथी हैं वो कभी भी यहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पर जितना भी साउंड है वो इस रूम के अंदर ब्लॉक है, वो बाहर नहीं जा सकता। वो आदमी हैरान था। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एक लेवल 1 का मेज आखिर एक लेवल 5 की मैजिक स्पेल को कास्ट कैसे कर सकता है? थियो उससे कहता है कि ऐसा भी नहीं है, असल में मैंने यहाँ पर साउंड बाइंड को इस्तेमाल किया। मैंने सिंपली जितना भी यहाँ पर साउंड हो रहा है उसे भी कोई रूम के अंदर बाइंड कर दिया है जिससे वो यहाँ से बाहर ना जा सके। पर मेरे को ऐसे क्वेश्चंस है जो कि मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम उनके मुझे आंसर दो। आखिर वो कौन था जिसने तुम्हें मुझे नुकसान पहुँचाने की रिक्वेस्ट करी थी? तो वो आदमी चलाकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ऑस्कर उसके चेहरे पर एक जोरदार लात दे मारता है और उसे काफी डरावना सा लुक देते हुए कहता है क्या तुम्हारी प्राइड तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा वैल्यूएबल है? ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। जिसके बाद उस आदमी के ऊपर एक अजीब तरीके की वेव का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के अंदर काफी ज्यादा हवा भरा जाती है और वो पूरे में दर्द होना चालू हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत जोर जोर से चिल्लाना चालू कर चुका था। और ऑस्कर बताता है कि अभी मैं इसके शरीर के अंदर की जितनी भी हवा है उसे पूरी तरह कंट्रोल कर रहा हूँ, इसलिए अभी उसे अपने अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कई सारी छोटी छोटी नीडल्स उसको यहाँ पे चुभाई जा रही हूँ। और उसको देखकर ऑस्कर कहता है कि मुझे इस तरीके से किसी को भी टॉर्चर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे समझ में आ गया, पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सच में ये काफी शोर मचाता है। और इसलिए वो उससे कहता है अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देते? उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो दर्द में कपकपाते हुए कहता है कि ठीक है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज इसे रोक दो। ऑस्कर कहता है तो चलो मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ बताओ जो कि तुम जानते हो। और वो बताता है कि वो हमारे पास आकर हम लोगों को ये एलेक्सर दिया था और कुछ पैसे दिए थे और उसने कहा था कि सस्ते प्राइस पर ये मैं तुम्हें बेच दूं, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इस तरीके से हो सकता है। ऑस्कर उसकी अपीयरेंस के बारे में पूछता है कि आखिर वो कैसा दिखता है। वो कहता है कि उसने हुडी पहनी हुई थी, इस वजह से हम लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा, तो ये चीज डेफिनेटली है कि उसने व्हाइट टावर की रिंग पहनी हुई थी। ऑस्कर कहता है अच्छा, और वो बताता है कि वो शायद एक तरीके की बेट थी जिससे वो इस आदमी को यहाँ पर उलझा सके, इसलिए वो उससे पूछता है कि और उसकी सेंट कैसी थी? तो वो आदमी बताता है कि वो काफी यूनिक सी सेंट थी, एक रिफ्रेशिंग और एक क्लियर मिंट स्मेल। इतनी चीज है जितना कि मैं जानता हूँ। ऑस्कर सोचता है कि मिंट की स्मेल ये कैसी चीज है जिसको याद रखा जा सकता है, और वो उससे आगे पूछता है कि चलो मेरे मरने के बाद आखिर तुम लोग कहाँ पर जाकर डील करने वाले थे? तो वो बताता है कि अभी जो व्हाइट टावर है वो 4 मेन टावर से विड्रॉल करने में बिजी है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि वो अभी किसी तरीके की रियल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ध्यान देंगे। ये सुनने के बाद ऑस्कर उससे कहता है कि रुको, विड्रॉल वो भी 4 मेन टावर से, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो ये सुनकर बाद में चिल्लाते हुए कहता है पर कि ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होना चाहिए। वो कहता है कि मैं उस एलेक्सर को कंज्यूम करने की वजह से सारी चीजें भूल चुका हूँ। तो वो आदमी लंबी से सांस लेते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा। और वो आदमी काफी ज्यादा परेशान 3 गोलियां खाने के बाद भी चुपचाप से वहाँ पर बैठा बैठा उसे डॉक्यूमेंट दिए जा रहा था, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसे रिवील कर देता है, जिसके बाद वो व्हाइट टावर के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चालू करता है और उसके अंदर ऐसी कई सारी चीजें लिखी हुई थी जो पढ़कर वो काफी सरप्राइज हो गया था। वो कहता है क्या व्हाइट टावर के पास कोई भी एडवांस मैजिक नहीं है? भाई ये तो वो डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने एडला को दिए थे ऐसा कुछ होने से रोकने के लिए। ऐसा लगता है कि मुझे इस मैटर को अलग से संभालना होगा। और वो ये पढ़कर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि जो व्हाइट टावर है वो सबसे ज्यादा बेकार बिजनेस के रिजल्ट दे रहा है, इसलिए वो उस आदमी से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर जितने मेन 4 टावर्स है आखिर वो किस तरीके का बिजनेस चला रहे हैं। आदमी बताना चालू करता है कि जो येलो टावर है वो वेस्ट में लाइटनिंग को कंट्रोल करता है, इसलिए उन्हें ग्रेट मैजिक इंजीनियरिंग एरा को यहाँ पर चालू किया है, और जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है इस रेवोल्यूशन के क्रिएशन के अंदर उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे आइटम्स दिए हैं जैसा कि स्ट्रीट लाइट और ये कार्स, और जो ब्लू टावर जो कि
साउथ में है और जो ब्लू टावर में बना हुआ है वो कंट्रीब्यूट करता है ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर और यहाँ पर पोशंस भी। और डेजर्ट के अंदर रेड टावर बना हुआ है जो कि वेस्ट में है। वो मिलिट्री रैंकिंग्स को ज्वाइन कर चुका है और वो मोस्ट ऑफ सब्जुगेशन जैसे मिशन को लेता है। ऑस्कर पूछता है और व्हाइट टावर क्या करता है? ये सुनकर वो कहता है कि व्हाइट टावर असल में वो डिलीवरीज को संभालता है। ये सुनने के बाद ऑस्कर का सरप्राइज और कंफ्यूज रह गया था। वो कहता है क्या डिलीवरीज? उसे तो कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर उसके कान यहाँ पर असल में क्या सुन रहे हैं। और वो गुस्से में कपकपाते हुए कहता है कि अभी तुमने यहाँ पर डिलीवरी कहा, जैसा कि आइटम की डिलीवरीज होती हैं कि इस तरीके की चीजें। वो आदमी बताता है कि उन्होंने क्योंकि पोस्ट ऑफिस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है और जो व्हाइट टावर के विंड राइडर्स है वो उड़ सकते हैं, इसी वजह से उनको काफी ज्यादा अच्छा एडवांटेज मिलता है आइटम डिलीवरी करने के लिए और वो काफी ज्यादा क्विक और सेफ भी हैं। ऑस्कर राइडर्स के बारे में सुनकर भी कंफ्यूज था कि आखिर अब ये क्या है और वो रियलिटी चेक करता है और बताता है कि असल में जो व्हाइट टावर के मेजेस है वो उड़ सकते हैं आसमान में काफी ज्यादा ऊंचाई पर, जिसकी वजह से वो उसे रूल कर सकते हैं और वो यहाँ पर आजादी और बहादुरी को दिखाता है। इसी की वजह से उन्हें यहाँ पर ड्रैगन्स और ईगल से कंपेयर किया जाता था और यही सब सोचकर ऑस्कर काफी ज्यादा गुस्से में एक ओमनियस एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है आखिर वो बेवकूफ कौन था जिसने इस तरीके के बेकार से बिजनेस को यहाँ पर चालू किया है। तो वो आदमी घबराते हुए कहता है कि जहाँ तक मुझे इसके बारे में पता है कि वो करंट व्हाइट टावर मास्टर हैं। और ये सुनने के बाद ऑस्कर का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है अच्छा यानी ये मेरा खुद का ही कमीना है। जिसके बाद वो ब्लू टावर के बारे में पूछता है कि ठीक है वो पीने का पानी और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर है, तो आखिर उनका लार्ज सोर्स पोषण के अंदर कैसे हो सकता है जैसे वो इतना ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। वो आदमी ब्लू टावर के बारे में थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है क्योंकि वो पोषण टावर के अंदर पूरी तरह से मैनिपुलेट कर चुके हैं, यानी पूरी तरह से उनका राज चलता है। ऑस्कर सोचता है पर आज से 20 साल पहले पोषण मार्केट के अंदर व्हाइट टावर ही था जो कि सबसे ज्यादा बिगेस्ट फिगर्स बनाया करता था। अगर वो पोषण बनाने के मेथड्स पूरी तरह से बेकार नहीं हुए होते तो बात अलग होती। और वो आगे बताता है कि इसके अलावा जो पीने का पानी बेचते हैं और एग्रीकल्चर बिजनेस है उसके अंदर वो साफ पानी को काफी ज्यादा महंगी कीमत में बेचते हैं और उसके अलावा वो एक्सपेरिमेंटल ड्रोन के अंदर भी बारिश को लेकर आते हैं। ऑस्कर उससे पूछता है कि आखिर लोगों को साफ पानी खरीदने की जरूरत ही क्या है। तो वो आदमी परेशान होते हुए कहता है कि हाल ही में जो अमीर लोग हैं वो इस चीज के लिए पूरी तरह पागल हो रहे हैं। ऑस्कर उससे कहता है सभी के सभी यहाँ पर किसी क्लाउन की तरह एक्ट करने लगे हैं बस केवल कुछ पैसे कमाने के लिए, तुम सिंपली कुएं से भी पानी पी सकते हो। तो ये सुनकर वो आदमी कपकपाते हुए हंसने लगा था और साथ ही वो सोच रहा था कि जो व्हाइट टावर है वो प्रॉफिट के मामले में किसी और मैजिक टावर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा ये चीज भी पूरी तरह सच है कि जो दूसरे मैजिक टावर्स है उनका बिजनेस भी एक अलग ही लेवल पर है। पर इस साल की जो व्हाइट नाइट फेस्टिवल होगा वो सच में काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है कि हम लोग हमारी वर्थ दिखा सकते हैं। पर दिक्कत की बात ये है कि बस इसके लिए केवल 7 महीने ही बाकी रह गए हैं। जिसके बाद वो आदमी अब यहाँ पर कपकपाते हुए उससे कहता है कि मेरी बॉडी धीरे धीरे कर कोलैप्स हो रही है। तो वो भी ये देखकर कहता है कि ये यहाँ पर शॉक की वजह से मर रहा है कि इसने इतना सारा खून इस सब की वजह से खो दिया। पर इसने यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है तो लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको बचा लेना चाहिए। पर वो वहाँ पर रखी हुई एक कॉपी को उठाकर उसके अंदर देखता है तो वो ये देखकर और भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या लोगों के ऊपर हमला, इलीगल लोन और दूसरों की वैल्यूएबल चीजों को हड़पना और साथ ही असेसन रिक्वेस्ट भी। और ये देखने के बाद वो वहाँ पर खड़ा होकर जाने लगता है और कहता है कि तुम सच में पूरी तरह से एक घटिया इंसान हो, तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए। और ये बोलकर वो खिड़की से कूदकर उस आदमी को इसी हालत में वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। और कुछ ही देर के बाद ऑस्कर के वहाँ से चले जाने के वो वहाँ पर मारा गया था और ऑस्कर सोचता है कि अपनी अगली जिंदगी में एक अच्छे इंसान बनना। अब ऑस्कर फिर से व्हाइट टावर के अंदर आ गया था और जैसे ही वो अपने रूम के अंदर आता है तो वो थकते हुए कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बस केवल कुछ बेसिक से स्पेल्स को इस्तेमाल करने की वजह से मैं इतना ज्यादा थक गया, आखिर इस बॉडी की दिक्कत क्या है। और वो अपने आप को देखते हुए कहता है कि मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ और वो अपने आप को देखते हुए कहता है कि मेरे करंट स्टेट के साथ लगता है कि मैं उस मैजिक को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो यहाँ पर उस मैजिक की बात कर रहा था जो कि ऑस्कर सेज को इंसानियत का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मेज बनाता है, द विंड अचीव। और जैसे वो यहाँ पर स्पीयर को क्रिएट करता है वो डिसअपीयर हो गया था और ये देखकर वो उदास होते हुए कहता है लगता है कि मैं अभी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, लगता है कि मुझे मेरी बॉडी की करंट कंडीशन को सही तरीके से पहले समझना होगा। इसलिए वो मैजिक स्कैन के साथ अपने आप को चेक करना चालू करता है और साथ ही वो वहाँ पर रखी हुई एक कॉपी के अंदर इस बॉडी के अंदर की जितनी भी रियल इन्फॉर्मेशन थी वो सबको पढ़ना चालू कर देता है। और वो सोचता है कि जो मेरी मेमोरी है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, पर जो फ्रेंड्स है उसने मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो दी ही थी और ये चीज मेरे लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है कि मुझे सब कुछ जानना जरूरी है इस ऑस्कर के बारे में अगर मुझे इस बॉडी को बचाना है। जिसके बाद हमें ऑस्कर सुरेशियन के बारे में बताया जाता है जो कि काउंट सुरेशियन का एक हायर है और साथ ही उसकी मेंशन में काफी ज्यादा खतरनाक आग लग जाने के बाद एक लौता बचा हुआ सर्वाइवर भी। इस जादुई दुनिया ने पहले ही ये पहचान लिया था कि वो सच में काफी ज्यादा बड़ा जीनियस है और उससे जो उम्मीदें थी वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही थी। इसी वजह से वो उसको रिक्रूट करने के लिए एक दूसरे से लड़ना चालू कर दिए थे और वो अगले 6 सालों में एम्पायर अकेडमी मैजिक फैसिलिटी के अंदर एनरोल हो गया था और हमेशा ही उसके फुल मार्क्स आया करते थे। और उसके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थीसिस को पब्लिश कर देने के बाद ये चीज पूरी तरह से साबित हो चुकी थी कि वो बिना किसी शक के एक काफी ज्यादा कमाल का जीनियस है। और करंट ऑस्कर इसके बारे में सोच रहा था क्या इसकी
इसके जैसा एक इंसान अभी भी लेवल 1 पर कैसे है। और वो आगे कहता है कि इसी वजह से तो ये चीज सच में काफी ज्यादा बुरी थी। अगर उसे माना डिफिशियंसी सिंड्रोम नहीं होता तो उसके अंदर एक ग्रेट मेज की कैपेसिटी थी जो कि अपनी जनरेशन को रिप्रेजेंट कर सकता था। करंट ऑस्कर ये जानने के बाद कि इसको माना डिफिशियंसी सिंड्रोम है, वो काफी ज्यादा शॉक सा हो गया था। और इसलिए वो आगे कहता है कि ये चीज अगर सच है तो ये चीज काफी सेंस बनाती है कि आखिर अभी भी वो लेवल 1 पर क्यों है। पर जो उसकी मैजिक की अंडरस्टैंडिंग है वो बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा कमाल की है, पर वो इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और थोड़ी देर में जो उसकी स्कैनिंग होती है वो भी पूरी हो जाती है और जो उसका रिजल्ट था वो कंफर्म हो चुका था। और ये जानकर ऑस्कर सच में काफी ज्यादा सरप्राइज सा हो गया था और वो कहता है क्या इसका मतलब ये है कि इसको माना डिफिशियंसी सिंड्रोम नहीं है। और पसीना पसीना होते हुए कहता है और ना ही किसी तरीके की इलनेस है, बल्कि किसी ने तो इसकी जो सर्कल्स है उनको सील कर रखा हुआ है। जिसके बाद हमें माना डिफिशियंसी सिंड्रोम के बारे में बताया जाता है। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कोई भी इंसान माना सर्कल से मैजिक को क्रिएट नहीं कर सकता। और एक मेज अपने माना सर्कल्स के ऊपर 12 फिजिकल सर्कल्स होते हैं जिनको यहाँ पर इंस्टॉल कर सकता है। और कितने फिजिकल सर्किट्स वो अपने इंस्टॉल कर सकता है वो उसकी लेवल के ऊपर तय होता है। पर अगर किसी को माना डिफिशियंसी सिंड्रोम हो तो उसका पूरा एनवायरमेंट पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाता। इसी वजह से अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी में ट्रेन करते हो पर तुम लेवल 3 को भी कभी पास नहीं कर पाओगे। पर ऑस्कर उठते हुए कहता है कि पर यहाँ पर जिसकी कंडीशन है वो काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि जो इसकी फिजिकल सर्किट्स हैं जैसे कि किसी ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया हो। और इसलिए वो वहाँ पर बुक्स को देखते हुए कहता है क्योंकि ये इंसान सच में एक जीनियस है तो इसे काफी पहले ही पता चल चुका होगा कि इसको किसी भी तरीके से कोई भी माना डिफिशियंसी सिंड्रोम नहीं है। और ये काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर ये चीज उसने अपनी डायरी के अंदर लिखी हो। फिर हमें बताया जाता है कि फ्रांस ने बताया था कि जो ऑस्कर था वो काफी ज्यादा शराब पिया करता था, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ऐसा पर्सोना हो जो कि उसने जानबूझकर यहाँ पर बनाया हो। उसे इसके बारे में पता होगा कि किसी ने जानबूझकर उसके माना सर्किट्स को यहाँ पर ब्लॉक कर रखा हुआ है, जिसके बाद वो उसकी जान के पीछे पड़ा है। इसी वजह से उसने जानबूझकर प्ले बॉय की तरह एक्ट करना चालू कर दिया था। और वो कई सारी बुक्स को चेक करते हुए कहता है कि पर अगर सच में कुछ ऐसा ही है तो मुझे ये समझने की कोशिश करनी होगी कि आखिर उसने उस इलीगल एलेक्सर को लेने की कोशिश क्यों करी। और सिचुएशन अगर ऐसी ही है तो मैं किसी के ऊपर भी सच में बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता और मुझे इन चेंज को खुद से यहाँ पर अंडू करना होगा। और अगर मैं कहूँ तो मुझे यहाँ पर बस इन गठानों को खोलना होगा और हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए उसका ध्यान एक बुक के ऊपर जाता है और वो पढ़ता है ये तो बेसिक मैजिक की रिइंटरप्रिटेशन है। और जैसे वो उस बुक के अंदर जाता है तो वो शॉक हो जाता है। वो वहाँ पर ऐसे कई सारे नोट्स पढ़ता है जिसके अंदर कई सारे सिंपल मैजिक के बारे में लिखा हुआ था कि जो कटर अटैक है वो काफी ज्यादा बोरिंग है, उसे यहाँ पर सप्लाई देकर और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। और जो विंडशील्ड है वो एक डिफेंस टाइप मैजिक है पर उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट को इस्तेमाल करना पड़ता है। पर उसके लिए यहाँ पर एडवांस मैजिक शील्ड को भी बनाया जा सकता है जिससे वो अटैक्स को यहाँ पे काफी आसानी से रोक सके। और एक गन नाम का वेपन है जिसको व्हाइट टावर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने तरीके से परफेक्टली इस्तेमाल कर सकता है। ऑस्कर ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि इसने यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की चीजें लिखी हुई हैं और एडवांस विंड शील्ड के बारे में भी लिखा हुआ है जैसा कि मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ये तो उस आइडिया और प्रिंसिपल से पूरी तरह से अलग है जो कि सिंपली डिफेंस मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे नोट्स लिखे हुए हैं उन बेस्ट आइडियाज के जिससे वो सिंपल सिचुएशन के अंदर इनको इस्तेमाल कर सकता है। और इस सब के अलावा यहाँ पे और भी कई सारे बेसिक मैजिक्स हैं जो कि उसने खुद क्रिएट किए थे। और वो सोचता है कि भले ही वो खुद से यहाँ पर मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता पर उसने अपने दिमाग के अंदर सभी एक्सपेरिमेंट को पहले इस्तेमाल कर परफॉर्म कर देख लिया था। अब मुझे समझ में आ गया है कि आखिर उसे जीनियस क्यों कहा जाता था। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं जब भी थ्योरी को इंटरप्रेट करने के बारे में बात आती है। और इस बुक को देखने के बाद ये चीज मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि उसने कभी भी मैजिक के लिए बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया था। इसके बजाय उसने सभी लोगों से और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करना चालू कर दी थी। इसका ये पैशन चिल्ला कर बोल रहा है कि उसे मैजिक से प्यार था। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बुक उस हर एक इंसान को जाए जो कि व्हाइट टावर के अंदर विंड को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। उससे उन लोगों को ये पता चलेगा कि ये एक ऐसे मेज की किताब है जिसने अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा बिगेस्ट चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसे पूरा किया। और वो आगे कहता है इसका मतलब उसे पहले से ही पता था, वो सब कुछ पहले से ही जानता था। पर दिक्कत की बात ये थी कि उसे सारी चीजें अकेले ही करनी थी। यानी जो ऑस्कर था वो एक ऐसा छोटा सा मेज था जो कि अपनी बुरी किस्मत की वजह से यहाँ पर आखिरकार टूट गया। पर धीरे धीरे कर वो अकेले इस बात पर चलता रहा। मैं मैजिक टावर का 7th मास्टर ऑस्कर सेज, मैं इस चीज की कसम खाता हूँ मैं उन सभी नोट्स को अंडू कर दूंगा जो कि तुम खुद भी नहीं कर पाए। और ये कहकर वो मेडिटेशन करने के लिए वहाँ पर बैठ गया था। और इसके अलावा उन लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी होगी जिनने बहुत ही ज्यादा ब्रूटली तुम्हारे उन पंखों को तोड़ दिया जिससे तुम यहाँ पर उड़ ना सको। जिसके बाद हमें उसे ग्रीन हाउस के अंदर दिखाते हैं जो कि देखने में काफी सुंदर दिख रहा था। वो कहता है कि आखिर अचानक ही मैं यहाँ पर ग्रीन हाउस के अंदर क्यों घूम रहा हूँ। हाँ मुझे याद आया, असल में मैं अपने उन नोट्स को जो कि फिजिकल सर्किट्स के ऊपर लगे हुए उन्हें अंडू करते करते थक गया था। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है कि मास्टर। और ये देखकर वो हैरान हो गया था। और वहाँ पर हमें 3 बच्चों के सामने हमारे पुराने ऑस्कर को दिखाते हैं और वो बच्चे उससे कहते हैं कि हम यहाँ पर आ गए, चलो बैठ जाओ, आज के लेसन को यहाँ पर शुरू करते हैं। और ये देखकर ऑस्कर कहता है कि ये सब
उस बेकार घटिया से ड्रीम कर्स की वजह से हो रहा है। जो डीमन वर्ल्ड के बिस्कॉट नाइटमेयर्स थे, ये सब उनके रेड कर्स की वजह से ही हो रहा है। जितनी बार मैं सोता हूँ मुझे मेरा पास्ट याद आता है। अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं दूसरी बॉडी के अंदर आ गया हूँ तो वो कर्स मेरे ऊपर से उतर गया होगा, पर देखकर ऐसा लगता है कि वो कर्स असल में मेरी सोल से जुड़ा हुआ है, ना कि मेरी फिजिकल बॉडी से। पर साथ ही वो खुश होते हुए कहता है कि पर सब के बाद भी मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि भले इस ड्रीम के जरिए ही मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच करता हुआ देख सकता हूँ। पर अब बीतते हुए समय के साथ ये तब ज्यादा इमोशनल नहीं लगता। जिसके बाद ऑस्कर उन बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना चालू करता है, तो बच्चे उससे कई सारे सवाल करते हैं और मैजिक के टाइप्स के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि भले ही जो मैजिक है वो फिजिकली देखने में एक जैसा लगता है, पर असल में जो उसकी 4 कैटेगरीज है, पहला एनहेंसमेंट, दूसरा एक्सेलरेशन, तीसरा बैलेंस और चौथा स्पेशल टाइप होता है। और वो काले बाल वाला लड़का जिसका नाम लॉयड है, वो अभी 9 साल का है और वो यहाँ पर उसे कोई क्वेश्चन करता है और वो व्हाइट टावर के होमोजिशन टाइप के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि बिल्कुल जो विंड टाइप मैजिक है वो हम लोग का उधर सूट करता है। जिसके बाद वो लाल बाल वाली लड़की जिसका नाम शाशा है, वो 5 साल की है, वो भी यहाँ पर मैजिक के बारे में उससे कई सारे क्वेश्चंस करती है, तो वो उन लोगों को और भी कई सारी चीजें बताता है। तो वो पीले बाल वाला लड़का ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि मास्टर, मैं एक्सेलरेशन टाइप का मैजिक सीखना चाहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करना चीज है काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और ये गिलियट है जो कि 7 साल का है। ऑस्कर बताता है कि ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि तुम इसे चूज नहीं कर सकते, तुम इसके साथ जन्म लेते हो। और फिर वो कॉन्सेप्ट बताना चालू करता है और वो साशा से कहता है कि अपनी बीच वाली उंगली का इस्तेमाल करते हुए मैजिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करो। और जैसे वो थोड़ी सी कोशिश करती है तो उसकी उंगली से एनर्जी निकलना चालू हो गई थी। ये देखकर वो कहती है कि कुछ बाहर निकल रहा है। ऑस्कर बताता है कि ये ज्यादा फास्ट नहीं है और न ही ज्यादा लिथिकल है, क्योंकि ये बैलेंस टाइप है। साशा कहती है कि बिल्कुल आपकी तरह मास्टर, तो वो मुस्कुराकर कहता है कि बिल्कुल। और ये सुनकर वो खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई। जिसके बाद गिलियन भी उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और उसकी उंगली से एक पिचकारी जैसी छूट रही थी। ये देखकर ऑस्कर उसे बताता है कि जैसा कि तुमने इच्छा करी थी, तुम्हारा टाइप एक्सेलरेशन है। और ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो गया था और आखिर में वो लॉयड को भी इस्तेमाल करने के बारे में कहता है, तो वहाँ पर उसकी उंगली के ऊपर एक फ्लावर आ गया था। तो ऑस्कर उसे बताता है कि तुम एक स्पेशल टाइप हो। पर ये सुनकर वो उदास हो गया था और कहता है कि मास्टर, मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कभी इसको चेंज कर सकता हूँ? ऑस्कर बताता है कि जो स्पेशल टाइप्स होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं, वो 100% में से केवल 0.2 मेजेस ही हो पाते हैं, तो अगर तुम इसको चेंज करना ही क्यों चाहते हो? तो वो कहता है क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी तरह बैलेंस टाइप को चाहता हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि सच में? आखिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? मैं तो ये सोच रहा था कि मैं लॉयड को प्राइवेट लेसन के नंबर से उनको बढ़ा दूंगा था, जहाँ पर लॉयड उसकी कान लगाकर बात सुन रहा था। और वो आगे कहता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे उसकी टाइप को चेंज करने के बारे में सोचना होगा। लॉयड थोड़ा सा खुश होते हुए कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा प्राइवेट लेसन मिलेंगे। तो ये सुनकर ऑस्कर कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि जो स्पेशल टाइप मेजेस होते हैं उनको इम्प्रूव करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है अगर उन्हें सही तरीके से टीचिंग ना दी जाए। लॉयड खुश था, वो कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जो स्पेशल टाइप मैजिक है वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, पर इसके अलावा आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि आप सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ लेसन है वो मुझे ही देंगे। तो वो उससे कहता है कि ठीक है, और वो उससे वादा कर लेता है। और ऑस्कर दूर से ये देखकर कहता है कि लॉयड ये कमीना कहीं का, उसका निकनेम था एक प्रॉमिस मैन की तरह। अब इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो कितना ज्यादा मैच्योर हो गया होगा, पर अभी भी वो है तो एक बच्चा ही। पर फिर ऑस्कर को वहाँ पर बजर की आवाज सुनाई देती है और अनाउंस किया जाता है कि जो ब्रॉडकास्ट रूम है, और वो ऑस्कर को लैब 4202 के अंदर बुला रहे थे। और ऑस्कर उठते हुए कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर कितने लंबे समय से सो रहा था। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि अभी भी 8 फिजिकल सर्कल्स हैं जो कि बाकी हैं। मैंने 20 में से 12 को अनलॉक कर लिया है, और इसके अलावा फिजिकल सर्किट्स को अनलॉक करते समय मुझे माना सर्किट्स भी मिल गए थे, जिसकी वजह से मैं लेवल 2 पर पहुंच चुका हूँ। और वो गेट खटखटाने के बाद अंदर जाते हुए सोचता है, क्या ऐसा कौन ने सोचा था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा कि जब मैं लेवल 2 का मेज बनने के बाद इतना ज्यादा खुश रहूंगा। मैक्सिमम उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? फ्रांस ने बताया था कि जो तुम्हारी मेमोरी है वो धीरे धीरे कर वापस आ रही है। ऑस्कर कहता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो वो कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। मैक्सिमम कहता है कि फ्रांस ने मुझे बताया था कि जो तुम्हारी मेमोरीज है वो वापस आने लगी है। तो ऑस्कर उसके पास आकर कहता है कि हाँ ऐसा है। ये सुनकर वो कहता है कि मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। ऑस्कर हमें बताता है कि जो एल्डर मैक्सिमम है असल में वो उसका एक जूनियर हुआ करता था, और असल में वो और अभी वो 45 ईयर्स ओल्ड है, और वो व्हाइट टावर के एक एल्डर है। ऑस्कर बताता है कि वो मेरा जूनियर हुआ करता था, जो कि मेरे टावर के अंदर आने के कई सालों के बाद आया था, पर अब देखो कि वो कितना ज्यादा बूढ़ा और मेरा एल्डर बन चुका है। ये पहले से ही काफी ज्यादा ऑनेस्ट रहा करता था, और ये काफी सारी गलतियां और काफी ज्यादा लेट भी रहता था, पर किसी के सामने आकर इस तरीके से अपने को एक्सप्रेस करना ही अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाता है। पहले ये मुझे फॉलो किया करता था और मुझे सीनियर बुलाया करता था, जिसके बाद ये मुझे मैजिक टावर का मास्टर कहने लगा, जो कि सुनना सच में काफी ज्यादा क्यूट हुआ करता था। पर अब देखो ये अपने मिड 40s के अंदर है। ये काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करता था, पर जिसका मैजिक है वो काफी ज्यादा पिटीफुल हुआ करता था, और यही उसकी बूढ़ी उम्र को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। मैक्सिमम उसको देखकर कहता है कि हे, अगर तुम मुस्कुरा
मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे हाल ही में एक रिपोर्ट रिसीव हुई है कि जो गार्डन फैमिली का बॉस था और जो एक्टिंग हेड था वो मारे गए हैं। तो क्या तुम इस रिपोर्ट के लिए कुछ कहना चाहोगे? ऑस्कर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। इसके अलावा मैं पूरी से श्योर हूँ कि यहाँ पर कोई भी फालतू का रीजन नहीं होगा जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर मारा गया है, क्योंकि शायद वो लोग यहाँ पर मुझे ही जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनने के बाद मैक्सिम का शॉक हो गया था और वो अपने पास से रिपोर्ट निकालते हुए कहता है कि जो एलेक्सर था वो पॉइजनस था। ये वो कमीशन फीस है और इसके बारे में मेरे असेसन के बारे में लिखा हुआ है। एल्डर पूछता है कि यही वजह थी जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा समय से बेड रेस्ट पर थे, क्योंकि लगभग तुम्हें वो मारने की कोशिश कर रहे थे। ऑस्कर कहता है कि हाँ, मैं इसके बारे में उन लोगों से बात करने के लिए गया था, पर उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश करी। मैक्सिम उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सरप्राइज था और वो उस पैसे को आगे करता है तो मैक्सिम कहता है इस पैसे को देखकर समझ में आती है कि ये चीज पूरी से सच्ची है। ऑस्कर आगे बताता है कि उस बुक के अंदर मुझे मारने के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी लिखा हुआ है। मैक्सिम कहता है कि मैं समझ गया, इसी वजह से मैं इस केस को यहाँ पर क्लोज करता हूँ क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस का हिस्सा बन चुका है। ऑस्कर कहता है कि ये चीज मेरे लिए सच में काफी ज्यादा अच्छी है, पर इसके अलावा मैं आपसे एक पर्सनल फेवर चाहता हूँ। ये सुनकर वो कंफ्यूज था तो वो कहता है कि मैं मैजिक टावर के मास्टर से मिलना चाहता हूँ। मैक्सिम ये सुनकर अपनी आंख बंद करते हुए कहता है कि ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि तुम हर कभी उनसे मैजिक के लिए यहाँ पर डिस्कस करते रहते हो। ये सुनकर वो सरप्राइज था कि ऑस्कर हर कभी साशा से मिलता रहता था, पर वो आगे कहता है कि इसके अलावा जो तुम्हारी मीटिंग होगी वो 6 महीनों के बाद होगी, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद ऑस्कर शॉक हो गया था और कहता है कि क्यों, और साथ ही वो सोचता है कि जो व्हाइट नाइट फेस्टिवल है वो तब तक तो खत्म हो चुका होगा। तो वो बताते हैं क्योंकि वो एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिप से बाहर गई हुई है जिससे वो एक इम्पोर्टेंट कमीशन ले सके। ऑस्कर सरप्राइज था, वो कहता है कि आखिर मैजिक टावर के मास्टर को ये सब चीजें क्यों करनी पड़ रही हैं, वो भी इतनी ज्यादा छोटी छोटी, कि ये सब इसी वजह से क्योंकि हाई मेजेस यहाँ पर एब्सेंट है। तो ये सुनकर वो कहता है कि सच में ये चीज काफी ज्यादा शर्मनाक है, और साथ ही ऑस्कर सोचता है कि आखिर ये कितनी ज्यादा जरूरी चीज होगी जिसकी वजह से मैजिक टावर के मास्टर को पर्सनली वहाँ पर जाना पड़ रहा है। इसके अलावा वो पूछता है कि मैजिक टावर के मास्टर की आखिर लेवल क्या है, तो वो बताते हैं कि वो अभी लेवल 6 की एक हाई रैंकिंग मेज है। ऑस्कर ये सुनकर थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, ऑस्कर कहता है कि जब मैं उसकी उम्र का था तो मैं पहले ही लेवल 9 पर पहुंच चुका था, पर अभी तक वो भी लेवल 6 पर है। साशा के टैलेंट को देखकर मुझे तो लगा था कि शायद अब तक तो वो लेवल 8 पर पहुंच चुकी होगी। जिसके अलावा मैक्सिमम उससे पूछता है कि रिपोर्ट के अंदर क्रॉप सेशंस के बारे में भी लिखा गया था कि जो क्रॉप्स है वो काफी ज्यादा क्लियर है, क्या तुमने फिर से मैजिक अटैक्स की प्रैक्टिस करना चालू कर दिया है? ऑस्कर कहता है कि हाँ, मेरे दिमाग में आया इसलिए मैंने करना चालू कर दिया। वो कहते हैं कि ठीक है, अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और जब ऑस्कर वहाँ से जाने लगा था तो वहाँ पर वो किसी को देख कर कहता है कि आखिर मैजिक टावर के वाइस कैप्टन, आखिर आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? तो वो कहते हैं कि मैं तुमसे ये कहने के लिए आया था कि उस बच्ची के ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट मत होना, पर ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और हमें वाइस मास्टर के बारे में बताया जाता है और इनका नाम हामिल है। मैक्सिम हंसते हुए कहते हैं कि अगर वो किसी दिक्कत को लेकर आता या फिर उसके अंदर फंस जाता तो मैं जरूर उसे डांटता। हमील कहते हैं कि तूने बिल्कुल सही कहा, पर मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ इसलिए मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता होती है। पर मैक्सिम उनसे आगे कुछ बोलते हुए रुक जाते हैं और सोचते हैं कि भले ही देखा जाए कि वो एक बेसिक मैजिक था, पर मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि वो इतने ज्यादा आसानी से केवल 1 या 2 दिन के अंदर कड़ी मेहनत कर भी उसे इतना परफेक्ट कर सकता है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो किसी छुपी हुई जगह पर काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करता रहता है, इसलिए वो उससे आगे कहते हैं कि ऑस्कर वो एक कमीना है। जैसा मुझे लगा था वो उससे भी ज्यादा कड़ी मेहनत कर पढ़ता रहता है, जैसा मुझे लगा था वो उससे भी ज्यादा पढ़ाई करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो कहते हैं कि मैं ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हुआ, तो चलो हम लोग एल्डर मीटिंग के लिए चलते हैं। एल्डर फेडलीना पहले ही हम लोगों का वेट कर रही है। वो कहता है कि ठीक है, जिसके बाद हमें 10th फ्लोर का सीन दिखाते हैं। ऑस्कर घूमते हुए कहता है कि मैंने अपने सपनों में अपने स्टूडेंट्स को यहीं पर देखा था तो मैं यहाँ पर घूमने के लिए आ गया, पर ये जगह पहले से काफी ज्यादा खाली खाली सी हो चुकी है। पर वही घूमते हुए एक टोपी वाला बूढ़ा सा आदमी जो कि गार्डनर लग रहा था वो उससे कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम यंग सर ऑस्कर हो ना? ऑस्कर से पूछता है कि पर आखिर आप कौन हैं? तो वो बूढ़ा आदमी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम वाइटर है और मैं मैजिक टावर की फैसिलिटीज को मैनेज करता हूँ। देखकर लगता है कि जो रूमर्स आपके बारे में फैले हुए हैं कि आपकी याद जा चुकी है वो पूरे से सच है। हम लोग यहाँ पर घूमते हुए कई बार एक दूसरे से बातें किया करते थे, पर सच में ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है। ऑस्कर शौक होते हुए कहता है कि आखिर मेरे याद आ जाने के जो रूमर्स है आखिर वो कहाँ तक फैले हैं? पर वो उससे पूछता है, पर आखिर आपका यंग सर ऑस्कर से क्या मतलब था? तो वो बताता है कि असल में मैं यहाँ पर पिछले मैजिक टावर के मास्टर से भी पहले का हूँ जो कि ग्रेट सर ऑस्कर थे। ये सुनने के बाद ऑस्कर थोड़ा सरप्राइज हो गया था और वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा ग्रेट बात है कि आप मुझे इस तरीके से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो भी हम लोगों के बीच में। इसके अलावा मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी अगर आप आगे भी चलकर मुझसे इसी तरीके से बातें करते रहे। ये सुनकर विल्टर मुस्कुरा कर कहता है कि आपका ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छा है, पर ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मैं जल्दी इस टावर को छोड़कर जाने वाला हूँ। ऑस्कर उदास होते हुए कहता है कि रुकिए, आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो बताता है कि मुझे यहाँ पर काम करते हुए 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ऑस्कर कहता है तो क्या इसमें दिक्कत है? तो वो बताता है कि जब से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ मैं 3 मास्टर को सर्व कर चुका हूँ और जो मेरे को वर्कर्स है वो
वो बार बार बदलते रहते हैं। मैं ही अकेला इस डिपार्टमेंट के अंदर रह गया हूँ और यही रीजन है जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा खाली और अकेला सा महसूस होता है। पर मैं यहाँ पर इसी वजह से रह गया था क्योंकि जो पुराने व्हाइट टावर मास्टर थे ऑस्कर सेज, उन्होंने कहा था अपनी अपॉइंटमेंट सेरेमनी के समय पर ऑस्कर को दिखाते हैं जो कि सभी लोगों से कह रहा था कि जो टावर के अंदर रहने वाले लोग हैं हमें आप लोगों की जरूरत है, इसलिए प्लीज अपनी प्राइड के साथ यहाँ पर रहिए और व्हाइट टावर को अपना ही एक हिस्सा मानिए। ये सुनकर करंट टाइम में ऑस्कर खांसने लगा था और विल्टर कहता है कि वो सुनकर मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा और इसीलिए उस समय के बाद से ही मैं यहाँ पर इस तरीके से काम करता था जैसे कि मैं व्हाइट टावर का एक हिस्सा हूँ। ऑस्कर कहता है कि वो बस केवल कुछ अच्छे शब्द नहीं थे, वो सच था। विल्टर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर यही तो वजह है जिस वजह से मैं यहाँ पर क्विट कर रहा हूँ। ये सुनकर वो और परेशान होते हुए कहता है कि पर आखिर आपका मतलब क्या है? तो वो कहता है कि जैसा कि आप भी जानते हैं सर ऑस्कर, जो व्हाइट टावर की कंडीशन है वो बिल्कुल भी पहले जितनी सही नहीं है और इसके अलावा जो फैसिलिटीज और जो गार्डरिंग है वो बिल्कुल ही काफी ज्यादा खराब हो चुका है। उसकी फाइनेंसेस के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है और अगले महीने यहाँ पर मुझे काम करते हुए 40 साल पूरे हो जाएंगे। और ऑस्कर कहता है कि इसकी वजह से ही आपको लॉन्ग सर्व रिवॉर्ड मिलेगा। फिर हमें बताया जाता है कि व्हाइट टावर के जितने मेंबर्स हैं, जिसके अंदर मेजेस भी इंक्लूडेड है, उन सभी को लॉन्ग सर्विस की वजह से एक मेडल दिया जाता है जो कि उनके लिए रिवॉर्ड के तौर पर होता है, जो कि उन्हें 20 या फिर 40 साल की सर्विंग की वजह से दिया जाता है। और जो भी यहाँ पर 40 साल तक सर्व करता है उसे 2 लाख बिलीज भी दिए जाते हैं और ये पैसा किसी भी अच्छी जगह पर एक घर खरीदने के लिए काफी होता है। और विल्टर आगे कहता है कि जो करंट मास्टर है उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि वो मुझे इस तरीके का कोई रिवॉर्ड दे सके, इसलिए मुझे पे करने के लिए कई सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को लाइन पे लगा दिया है और भी कई सारे न्यू कमीशन लेने के लिए गए हैं। पर मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझसे क्या कहते हैं, पर जो ये जगह है वो मेरे लिए सेकंड होम टाउन की तरह है। ऑस्कर को ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा बुरा सा महसूस होने लगा था। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि सच में ये चीज इतनी ज्यादा बुरी हो सकती है। मुझे ऐसा लगा था कि उस इंसान ने काफी ज्यादा गुस्से में पैसे वाली चीजें बोली थी, पर आखिर में होता कौन हूँ उनके काम को यहाँ पर काफी ज्यादा कम आंकने वाला। उन लोगों के पास तरीका था जिससे वो बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, इसी वजह से वो अभी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट लोगों में आते हैं। और दूसरी तरफ मैं, जिसके पास केवल खाली टाइटल्स रह गए हैं जैसे कि वॉर हीरो, इंसानियत का रक्षक, वो दोनों एक काफी ज्यादा ऑनरेबल टाइटल है, पर इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि वो उन लोगों को जरा सा ही पैसा नहीं दे सकते किसी भी रिवॉर्ड के तौर पर उन सभी को जिनने अपनी सारी जिंदगी इस टावर को सौंप दी। और तभी विल्टर उसे आवाज देता है जिससे ऑस्कर का ध्यान यहाँ पर टूट गया था और वो उसके खून भरे हाथ को पकड़े हुए कहता है कि आखिर आपने इतना टाइट मुट्ठी क्यों बनाई जिसकी वजह से आपके हाथ से खून आना चालू हो गया। ऑस्कर उससे पूछता है आखिर आप यहाँ से कब जाने के बारे में सोच रहे हैं? तो वो कहता है कि 2 हफ्ते बाद, जिसके बाद वो उसके हाथ के ऊपर पट्टी बांध देता है और कहता है कि ठीक है, अब इन्फर्मरी के अंदर जाकर मेडिसिन इसके ऊपर लगा लीजिएगा। पर अब ऑस्कर का सीरियसनेस में था जहाँ पर वो कहता है कि मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरीके से मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर रहेंगे। विल्टर उसे कुछ बोलता तभी वो उसे टोकते हुए कहता है कि प्लीज आपको अभी यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक रास्ता है और मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा, एक ऐसा मेथड जिससे काफी सारा पैसा कमाया जा सके, जिसके बाद ऐसा फिर से कभी भी नहीं होगा। जिसके बाद ऑस्कर अपने रूम में बैठा हुआ उन सब बातों को सोच रहा था कि मैं एक तरीका ढूंढूंगा जिससे हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सके। वो सोचते हुए परेशान था कि मैंने ये शब्द तो कह दिए, पर अगर मैं यहाँ पर बैठा बैठा क्या करूँ। और इस समय पर वो केवल रिसर्च, लिटरेचर और कमीशन के बारे में ही सोच रहा था। पर दिक्कत की बात तो ये थी कि जो पेमेंट है वो काफी ज्यादा डिले हो सकती है और इसके अलावा वो बस एक लेवल 2 का मेज है। उसे एक ऐसा बिजनेस चाहिए जिसके अंदर काफी सारा पैसा हो और वो सोचता है कि शायद जो पोषण है वही इसके पास एक लौता रास्ता बचा है। और ये सोचकर वो जैसे न्यूज देखता है तो ये देखकर शॉक हो गया था और वो हैरानी के साथ उसको पढ़ते हुए कहता है क्या? और ये जिसके पास सीन शिफ्ट होता है और हमें वाइस टावर के मीटिंग रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो टोपी वाली एल्डर उससे कहती है कि इस समय पर हम लोग इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये काफी ज्यादा शोर मचाता है। तो मैक्सिमम उससे कहता है कि ये गलत है, ये डेफिनेटली गलत है। पर तो वो टोपी वाली एल्डर गुस्से में कहती है पर क्या? और हम इसके बारे में बताती है कि व्हाइट टावर की एल्डर है और ये फाइनेंसेस की इंचार्ज है और उसका नाम फ्रेडलिना है। मैक्सिमम कहता है क्योंकि जो कल्प्रिट है वो इस चीज को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। फ्रेडलिना काफी गुस्से में उससे कहती है तो इसका मतलब ये है कि आप इस सारी चीजों को जाने देंगे। चोरी एक आदत है जो कि और भी ज्यादा बदतर हो सकती है। वो कहते हैं कि आपको इसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जो उसने चुराया है हमारे टावर से कुछ ज्यादा चीजें बड़ी नहीं थी। पर ये सुनकर उसका गुस्सा आसमान छू चुका था। वो गुस्से में उससे कहती है कि आप बार बार मेरी बातों को यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो कि मैं आपसे यहाँ पर कह रही हूँ, उस बच्चे को जल्दी से आइसोलेशन के अंदर भेज दीजिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम भी काफी गुस्से में कहता है कि नहीं, आखिर एक लेवल 1 के बच्चे को इस तरीके से आइसोलेशन ट्रेनिंग के अंदर भेजने का क्या मतलब हो सकता है। और वहाँ पर बैठे हुए वाइस मास्टर ये देखकर कहते हैं कि सच में ये दोनों यहाँ पर एल्डर्स की तरह बातें कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे इंसान के सामने जो कि 100 साल को छूने वाला है। इसलिए हामिल उससे कहते हैं कि जैसा कि एल्डर मैक्सिमम ने कहा, आइसोलेशन ट्रेनिंग उसके लिए कुछ से ज्यादा ही हार्श होगी। इसका मतलब ये बस एक छोटे से बच्चे को टॉर्चर करने के अलावा कुछ और नहीं है। फ्रेडलिना उससे गुस्से में कुछ कहने की कोशिश करती है तो वो
कहते हैं कि इसके अलावा हम उस बच्चे को पर्सनली जो उसने रिसर्च फीस चुराई है उससे 3 गुना देने के बारे में कह सकते हैं। तो वो कहती है कि बस 3 गुना। और वो आगे कहते हैं तो चलो हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो लंबी से सांस लेते हुए कहते हैं कि पैसा काफी ज्यादा कम बचा है, हम लोगों को जल्दी एक डिसीजन लेना होगा। यहाँ पर ऐसी कई सारी फैसिलिटीज है जिनको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए अगर हम लोग पोशन प्रोडक्शन चेम्बर से उनके इक्विपमेंट्स को बेच देते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग 3 महीने के लिए और सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो सच में हम लोगों को पूरा शट डाउन करना होगा। तो वाइस मास्टर कहते हैं कि मैं इस चीज की परमिशन नहीं देता। ये सुनकर वो हैरान थी और वो आगे कहते हैं कि ये एक मैजिक टावर है जहाँ पर कई सारे मेजेस मैजिक पढ़ने के लिए आते हैं और अपनी नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अभी भले ही हम लोगों के पास बंद दरवाजे करने के बाद साफ हवा ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आज की भूख को मिटाने के लिए हमारे फ्यूचर को तबाह कर दे। तो फेटलिना एक कोल्ड वॉइस में कहती है कि हम लोग के पास सच में कोई भविष्य है भी, हम लोग पहले ही 20 साल तक वेट करके देख चुके हैं। मैक्सिमम को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो वो आगे कहती है कि वॉच टावर मास्टर आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी। तो वो आगे कहता है कि यहाँ पे कोई ऐसा जीनियस हो सकता है जो कि शायद हमारे टावर को यहाँ पर बचा ले। फेटलिना कहती है अगर ऐसा कोई हो भी तो वो हम लोगों तक नहीं आने वाला। और हमील कुछ कह पाता उससे पहले वहाँ पर किसी की आवाज आती है कि मैं यहाँ पर अंदर आ सकता हूँ। फेटलिना गुस्से में कहती है कि आखिर कौन है, हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। पर हमील उससे कहते हैं कि अंदर आ सकते हो। और यहाँ पर ऑस्कर होता है जो कि उससे कहता है कि मैं हूँ ऑस्कर। जिसके बाद वो हमील के पास आ जाता है जहाँ पर वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहता है कि मेरा आपसे एक सजेशन है, क्या मैं यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद फेटलिना काफी शॉक हो गई थी और वो उससे कहती है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा फनी हो, क्या तुम इतने ज्यादा जल्दी भूल गए कि जो रिसर्च फीस थी कुछ दिनों पहले वो तुमने अभी तक नहीं दी है और अब तुम यहाँ पर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। इस सब की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। पर ऑस्कर आगे कहता है कि मैंने पुराने न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल ढूंढा है कि जो वाइस स्टेट है उसके अंदर लॉकडाउन लग चुका है, वो भी एक टेरिफल फ्लू की आउटबर्स्ट की वजह से। हमील कहते हैं कि हाँ मैंने भी ये देखा था और लोग ये कह रहे हैं कि ये कार्डिना फ्लू हो सकता है। ये सच में काफी टेरिफाइंग न्यूज है अगर ये सच में कार्डिना फ्लू होता है, क्योंकि इस समय पर कार्डिनल फ्लू के लिए ऐसा कोई भी क्योर नहीं है जो कि अभी बना हुआ हो। पहले के समय पर व्हाइट टावर के अंदर एक वैक्सीन हुआ करती थी जिसकी वजह से कोई भी इशू नहीं था, पर उस वैक्सीन की रेसिपी आज से 20 साल पहले ही खो चुकी है। ऑस्कर कहता है कि हाँ बिल्कुल, और जो असुरा टावर है जो कि पोषण के मार्केट के ऊपर पूरी तरह डोमिनेट करता है वो भी अभी तक इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। इसी वजह से मैं यहाँ पे चीज को शुरू करना चाहता हूँ। ये सुनकर वाइस हेडमास्टर थोड़े से कंफ्यूज थे और वो आगे कहता है इसलिए मैं कार्डिना फ्लू के वैक्सीन को यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी लोग काफी कंफ्यूज और शॉक से हो रहे थे, जहाँ पर वो आगे कहता है ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्हाइट टावर पहले पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहा था और इसलिए मैं फिर से उसी मैनिपुलेट को रिवाइव करना चाहता हूँ। फेटलिना उससे कहती है कि सच में तुम तो यहाँ पर सुनने तक लायक नहीं हो। मैजिक टावर के अंदर कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने पैसा लगा कर रखा है और साथ ही अपने लेबर्स को भी, पर इसके अलावा भी ऐसा कोई भी नहीं जो कि इन 20 सालों में उस वैक्सीन को यहाँ पर रेप्लिकेट कर पाया हो। और तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है, एक 20 साल के लड़के, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। ऑस्कर मुस्कुरा कर कहता है कि वो सारे फेल हो चुके हैं और हाँ मैं एक 20 साल का लड़का हूँ, पर सब के अलावा भी मैं एक जीनियस हूँ। और ये कहते हुए वो लोगों को काफी प्रेज दे रहा था और उसके एटीट्यूड को देख कर फेटलिना को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद वो उससे कहती कि तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो। जिसके बाद वो ऑस्कर को चिल्लाना चालू करती है और उसके जितने भी बिल्स थे आज से 17 साल तक के पुराने, उन सभी को गिनाना चालू कर देती है, जहाँ पर वो उसे बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट थे, और वो आगे कहती है कि जो एक्स्ट्रा 15,000 बैलीज थे उनको भी तुमने एक इलीगल मेडिसिन के ऊपर लगा दिया जो कि तुम्हें ऐसा लगा था किसी तरीके की मिरेकल है। और इस सब के अलावा तुम अपने आप को एक जीनियस कहते हो। आखिर तुम्हें लगता क्या है, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई पैसा नहीं है, जाओ जाकर खुद से ही कुछ काम करो। पर हमील उसे काफी ज्यादा गुस्सा होने की वजह से शांत करते हैं और उससे कहते हैं, और वो कहते हैं कि ऑस्कर यहाँ पे एक ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सजेस्ट कर रहा है एज अ व्हाइट टावर मेज। मैं जानता हूँ कि आप फाइनेंसेस के इंचार्ज है, पर आप यहाँ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही रूड हो रही हैं। ये सुनने के बाद अब उसे भी बुरा लग रहा था, जिस वजह से वो माफी मांगती है। और ऑस्कर ये जानने के बाद सोचता है कि मैं बस यही सोचा करता था कि आखिर ये मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब उसकी ट्रेजर्स की वजह से है। ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे मेरे यहाँ पर वर्थ महसूस हो सके। पर इसके अलावा वो हेमल से कहता है कि मुझे इस चीज के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए प्लीज इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। और वो सोचता है कि जो बॉडी ओनर था और मैं काफी ज्यादा अलग अलग हैं। हमील कहता है कि यहाँ पर किसी तरीके की वजह है जिसकी वजह से तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि ये कार्डिना फ्लू है। ऑस्कर कहता है कि हाँ बिल्कुल, न्यूज़पेपर के पहले 2 पन्नों को देखिए। और वो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि इल ने ऑर्डर किया है, जो आर्च बिशप है, कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर चार्ज लिया जाए जो कि पिलग्रिम्स है उनसे। और ऑस्कर कहता है कि वो 1 महीने के लिए सीरीन के अंदर रहने वाले हैं, वहाँ की प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स के लिए, कि ये चीज काफी अजीब नहीं है। वो अब से केवल 1 महीने के लिए एक बड़ी सी सिटी के अंदर रहने वाले हैं। और वो बताते हैं कि असल में एक ऐसा ऑर्डर है जो कि मदर ऑफ अर्थ टेरा को वर्शिप करता है, जिस ऑर्डर के अंदर केवल 7 आर्च
बिशप्स हैं। इसी वजह से वो काफी ज्यादा अनकरप्टेबल और डिलाइटफुल है बाकी दूसरे लीडर्स है जो कि इस ऑर्डर के अंदर है। पर असल में जो रियलिटी है वो इससे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इस ऑर्डर के अंदर अगर किसी को कार्डिनल बनना है तो जो इस ऑर्डर के अंदर सेकंड पावर पर है उन्हें काफी ज्यादा टेस्टिमनी अमाउंट की जरूरत पड़ती है जिससे वो इस कैंपेन फंड को चला सके। यानी तुम्हें अलाउ किया जाता है जिससे तुम एक स्टेट के अंदर रह सकते हो एज अ पिलग्रिम, वो भी 1 महीने के लिए। पर वो भी केवल तब जब तुम नोबल से जाकर मीटिंग करते हो, मर्चेंट से करते हो, जिससे तुम उनसे पैसे ले सको। पर जो सीरीन है वो अपने पास्ट में भले ये काफी ज्यादा बड़ी सिटी रही हो पर अब वो धीरे धीरे कर छोटी और छोटी होती जा रही है। मैक्सिम ये सुनकर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मुझे ऐसा लगा था कि इसकी वजह प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग है। ऑस्कर कहता है कि इसी वजह से तो ये और भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि जो प्रेयर ऑफ ब्लेसिंग होती है वो केवल पूते खंडर जगहों पर की जाती है। और जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं जो पिलग्रिम मेज है उनका जो रूट है एल टेरा ऑर्डर मेंबर्स के लिए वो पहले ही चूज कर लिया गया है, सीरीन, मॉस्क और वो ग्रीन वैले, और इसके अलावा विंजी के अंदर भी रुकेंगे। और जो आर्च बिशप है वो अगले महीने सीरीन के अंदर जरूर रुकेंगे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मॉस्क के अंदर भी 1 महीने के लिए रुकेंगे, और इसी तरीके से वो बाकी बचे हुए दोनों जगहों पर भी रुकेंगे। और क्या ये देख कर समझ में नहीं आता कि वो विंजी के अंदर विजिट करते हुए वहाँ पर भी रुकने वाले हैं। ये सुनने के बाद वो तीनों ही एल्डर्स का शॉक हो गए थे। और वो आगे कहता है और पिलग्रिमेज जब वहाँ पर होंगे, अगर वहाँ पर गलती से भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई एक अजीब सा हादसा हो जाता है तो वहाँ पर रहने वाले लोग जो एल टेरा के ऑर्डर्स हैं वो वहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ का गुस्सा बरसाएंगे। और इसके अलावा बेसिकली ये डेथ सेंटेंस होगा उस आर्च बिशप के लिए जो कि कार्डिनल बनने की कोशिश कर रहा होगा। मैक्सिम कहता है कि जो आर्च बिशप है वो पहले इसके बारे में जानते हैं कि जो फ्लू है वो कार्डिनल फ्लू है, इसी वजह से वो समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये फ्लू यहाँ पर काउंट डाउन हो सके। ऑस्कर कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फेल्डिना कहती है कि ये एनालिसिस सच में काफी ज्यादा अच्छी है, जैसा कि थ्योरी में से उम्मीद करनी चाहिए, और इसी की वजह से तुम केवल एक थ्योरी में से रह गए हो। हामिल कहते हैं कि मैं समझ गया कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर ऑस्कर खुश हो गया था, पर वो कहते हैं कि सब के अलावा भी हम लोग ऑफिशियली तुम्हें स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ये सुनकर वो परेशान होते हुए कहता है कि क्यों? तो वो बताते हैं कि अगर हम लोग चाहे भी तो हम लोग किसी और मैच को यहाँ पर फंड नहीं कर सकते। ऑस्कर ये सुनकर और भी ज्यादा उदास हो गया था, पर तभी वो उसे टोकते हुए कहते हैं कि पर इसके अलावा मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए अपने पर्सनल पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये जानने के बाद फेल्डिना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उनसे कहती है कि अगर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर वो हंसते हुए कहता है कि ये पूरी तरह से ठीक है। और वो ऑस्कर से आगे कहते हैं कि ये केवल 30,000 बैली हैं, मुझे लगता है कि शायद ये काफी होंगे। ऑस्कर ये सुनकर कहता है कि 30,000 बैली, और वो ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा और बहुत ज्यादा शौक सा हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल भी काफी नहीं है, ये उसके बिल्कुल भी आसपास नहीं जो कि मुझे चाहिए। इसी वजह से वो लाइब्रेरी के अंदर आकर काफी ज्यादा परेशान वहीं पर खड़ा हुआ था, और इसलिए वो परेशान होते हुए कहता है लगता है कि मुझे प्लान बी के साथ यहाँ पर जाना होगा, और ये इक्विपमेंट्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में है। अब मुझे इस पैसे का इस्तेमाल करते हुए वैक्सीन का सैंपल बनाना है और आर्च बिशप से और सारे पैसे लेकर आने हैं, और वही एक अकेला है जो कि काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत में आने वाला है इस कार्डिनल फ्लू की वजह से। और वो गॉगल्स पहनते हुए कहता है तो चलो इस पैसे को उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि सच में इस चीज के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट है। और वो वार्म अप होते हुए कहता है तो चलो अब समय आ चुका है। और ये देख कर फ्रेंड्स कहता है कि आखिर अचानक इसे क्या हो गया। अब ऑस्कर अपने पोषण पर ध्यान देना चालू करता है और कुछ ही देर के बाद वो लाल कलर के अंदर जलना चालू हो गया था। ये देखकर कहता है कि अब इसका समय आ चुका है, जिसके बाद वो उसे एक बोतल के अंदर बंद कर देता है। और वो खुश होते हुए कहता है कि ये तभी ज्यादा बुरा नहीं है। कहते हैं कि जो ट्रू मास्टर होता है वो हमेशा ही अपनी क्लास को मेंटेन कर रखता है, और मैंने इस एनर्जी ड्रिंक को बनाया है ऐसा प्रैक्टिस। मुझे तो लगता है मैं बिना फालतू यहाँ पर डर रहा था। और तभी फ्रांस जोर से चिल्लाता है कि हाय मेरी कमर टूटने वाली है। ऑस्कर कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया कि तुम सारी मेडिकल हेल्प लेकर आ गए जो कि मिसिंग थी। तो वो थका थकाया वहाँ पर बैठा हुआ कहता है कि बिल्कुल तुम देख सकते हो, पर इसके अलावा क्या तुम्हारे पास कुछ पीने के लिए है? मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे यहाँ पर चक्कर आने वाले हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ मेरे पास एक रिकवरी पोशन है जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर वो कहता है क्या? पर वो तो कुछ से ज्यादा महंगा होगा ना। पर वो उसे कहता है कि ये लो। फ्रांस ये देखकर काफी खुश होता है और जैसे वो उसे पीता है कहता है कि ये तो काफी ज्यादा गर्म था, इसकी वजह से तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा है। ऑस्कर को ये देखकर सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा था। जिसके बाद वो हब्स को देखते हुए कहता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कंडीशन काफी ज्यादा कमाल की है। फ्रांस उसे बताता है क्योंकि मैं यहाँ पे बेस्ट चुनकर लेकर आया हूँ। क्यों मैंने सही कहा ना। और जो बेचने वाला था असल में वो इस सब की वजह से मेरे ऊपर काफी गुस्सा कर रहा था। ऑस्कर कहता है कि सच में जिस तरीके की तुम्हारी आंखें हैं तुम्हें एक मेज बनने के बजाय एक मर्चेंट बनना चाहिए। वो कहता है कि मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था जब ये टावर पूरे तबाह हो जाएगा। पर ये सुनकर ही ऑस्कर उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है और वो चिल्लाने लगा था। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। बिल्कुल, आखिर तुम टावर के बारे में बुरा क्यों कह रहे थे? फ्रेंड्स कहता है कि अब ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना है। एडले फेडेलिना ने मुझसे कहा था कि मैं आकर तुम्हारी मदद करूं। वो कह रही थी कि ये अकेले करने के लिए तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा। ऑस्कर ये जानकर कहता है कि वो तो मेरे सामने काफी ज्यादा मीन बनती हैं, पर अंदर से तो वो काफी ज्यादा अच्छी हैं। इसलिए वो उससे कहता है चलो ठीक है, अब इन इंग्रेडिएंट्स को यहाँ से हिलाने चालू करते हैं। और साथ ही वो सोचता है कि
ऐसा नहीं है जैसे कि मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत है, पर अभी जो मैजिक टावर है वो कई सारे ऐसे बच्चों से भरा हुआ है जो कि काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी करते हैं। पर इसके अलावा उनके अंदर काफी ज्यादा कमाल का टैलेंट है और उनका कोई ना कोई पेज जरूर ढीला सा रह जाता है। पर अगर वो सब एक साथ यहाँ पर काम करना चालू कर देते हैं तो ये टावर की स्ट्रेंथ के लिए सच में काफी ज्यादा कमाल का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। पर अभी उन सभी बच्चों में से केवल फ्रांसिस ही है जो कि यहाँ पर मेरी मदद कर रहा है। पर देखा जाए तो ये पूरे से बेसलेस क्लेम नहीं है, क्योंकि एक काफी ज्यादा कमाल का इंसान इसे यहाँ पर एवोल्यूशन देने वाला है। पर मैं इस लड़के के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, तो मुझे लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है इस चीज को कंफर्म करने का। फ्रेंड्स उससे आगे कहता है कि मुझे याद आया जब मैं इनको खरीद रहा था, पर कि ये सभी के सभी जहरीले नहीं है। फिर वो उन सभी प्लांट्स के नाम लेना चालू करता है, जैसे कि ब्लैक लिली ऑफ वैली, रेड कमेलियास, घोस्ट मशरूम्स और मरवीना लीव्स। और उससे कहता है कि भले ही ये जहरीली है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इनका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने के लिए नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता है कि जब हम लोग इनका इस्तेमाल नहीं करते तो आखिर इनका क्या करते हैं? वो कहता है कि पॉइजनस हर्ब्स को पानी के अंदर 20 मिनट तक उबालते हैं, जिससे उसे पूरे से डिटॉक्सिफाई किया जा सके। ऑस्कर कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर इस मेथड के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत है कि जो इसके जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो इस प्रोसेस के अंदर पूरे खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद वो उससे एक डिश यानी डम्पलिंग्स के बारे में पूछता है जो कि यन डायनेस्टी में बनाई जाती है। फ्रांस कहता है कि बिल्कुल, और मैं कई बार तो उन्हें खा चुका हूँ। और ऑस्कर आगे कहता है कि वो डम्पलिंग्स बनाने के लिए एक इस तरीके के टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसको स्टीमर कहा जाता है। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए इन हर्ब्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो हम लोग इसके ज्यादातर न्यूट्रिशंस को यहाँ पर बचा सकते हैं। इस मेथड के साथ हम लोग इसके 98% इफेक्टिवनेस को बचा सकते हैं। फ्रांस ये सुनकर शॉक हो गया था। वो कहता है कि सच में इस तरीके से हम लोग पोषण मार्केट के ऊपर पूरे से मोनोपोली कर सकते हैं। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है जैसा कि व्हाइट टावर ने पहले किया था। और वो ये देखकर काफी ज्यादा अमेज था कि जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस थी वो तो ज्यादा जल्दी खत्म हो गई। और ऑस्कर उसे बताता है कि नहीं, बस अभी हम लोगों ने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें काफी सॉफ्ट स्टेट के अंदर रख दिया है, जिसकी वजह से उनको डिटॉक्सिफाई करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। असल में जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है वो तो अब चालू होगी, जिसके बाद वो एयर ड्रेन नाम के स्पेल का इस्तेमाल कर उन सभी के अंदर से भाप निकालना चालू करता है और एक गुलाबी सी भाप को आसमान में गैदर कर लेता है। ये देखकर फ्रांस का तो मुंह खुला का खुला रह गया था। और वो आगे कहता है इसके साथ हम लोग जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन है उन सभी को इस स्ट्रीम के साथ पूरी तरह से अलग अलग कर सकते हैं। और वो उससे कहता है कि काफी ज्यादा अच्छी तरीके से देखना। जिसके बाद वो अपने प्रोसेस को क्लियर करना चालू करता है और कुछ ही देर में वो उन दोनों को अलग अलग कर लेता है, जिसकी वजह से एक लाल कलर का और एक ग्रीन कलर की एनर्जी अलग अलग यहाँ पर सेपरेट हो गई थी। जिसके बाद वो आगे बताता है कि बाकी बची हुई भाप के अंदर जरा सा भी जहर नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग अगर उनको सही तरीके से मिक्स करते हैं तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। 23 रेड कैमेलिया और 47% मार्वी लीव्स। और जैसे वो ऐसा करता है तो उसका पोषण यहाँ पर रेडी हो चुका था। इसलिए वो फ्रांस से कहता है तो बताओ ये कैसा था? ये आसान था ना? मैंने सही कहा ना? पर उसके चेहरे को देखकर तो समझ में आ रहा था कि उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। जिसके बाद वो फ्रांस को भी ट्राई करने का कहता है। वो कहता है तो चलो मैं इसको ट्राई कर देखता हूँ। पर वो परेशान होते हुए कहता है कि ये कहने से ज्यादा करने में मुश्किल है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी डिफिकल्ट मैजिक सिमुलेशन को इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। पर मैं इसे ये नहीं कह सकता कि मैं डुअल कास्ट करना नहीं जानता। इसलिए वो उससे कहता है कि मुझे एयर ड्रेन के साथ यहाँ पे चीज को शुरू करना है। जैसे ही वो एयर ड्रेन का इस्तेमाल करता है तो ऑस्कर ये देखकर कहता है कि जिसका माना कंट्रोल है वो देखकर लगता है कि थोड़ा सा अनस्टेबल है, पर इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। अगर ये इसकी प्रैक्टिस करेगा तो ये जल्दी अच्छा हो जाएगा। पर जैसे ही वो उसे इकट्ठा करता है तो वो काफी थक सा गया था। ये देख ऑस्कर उससे कहता है कि आखिर क्या हो गया? वो कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है? मैं डुअल कास्टिंग नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे लेवल 4 पर होना जरूरी है जिससे मैं उसकी प्रिंसिपल्स को समझ सकूं। पर अभी मैं केवल लेवल 3 पर हूँ। ऑस्कर कहता है चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। वो शौक था, क्या तुम मुझे इसका सीक्रेट टेक्निक बताने वाले हो? वो कहता है कि ये काफी ज्यादा आसान होगा अगर तुम इसके प्रिंसिपल्स को जान लेते हो। इसको इस तरीके से अपने दिमाग के अंदर अलग अलग पार्टीशन के अंदर रखने के बारे में सोचो, जैसे कि तुम लेफ्ट साइड की पार्टीशन के अंदर ए मैजिक को रखोगे और बी साइड की पार्टीशन के अंदर बी मैजिक को। अब ऐसा करने की कोशिश करो, इससे तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। वो कहता है कि पार्टीशन, और जैसे ही वो ऐसा करता है तो उसके अंदर से ग्रीन एनर्जी निकलती है। और वो ये देखकर सरप्राइज था। ऑस्कर ये देखकर ताले बजाते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर डुअल कास्टिंग को सीख लिया है। तो वो भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि सच में ये इतना ज्यादा आसान था? और इसी वजह से वो गुस्सा करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो आखिर वो इस टेक्निक को इतने लंबे समय तक छुपा कर क्यों रखते हैं? मुझे तो ये लग रहा था कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ऑस्कर बताता है क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा लालची हैं। वो लोग ऐसा नहीं चाहते कि इस टेक्निक को इतना ज्यादा आसानी से, जिसके अंदर उन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट लगाया हो, अपने जूनियर्स को फ्री में सिखा दें। और यही चीज अब एक ट्रेडिशन बन चुकी है। पर एक खून भरी जंग के मैदान के अंदर ये ट्रेडिशन बिल्कुल भी काम नहीं आता। अगर किसी को सर्वाइव करना है तो टेक्निक्स को एक दूसरे के साथ बांटने के साथ वो चीज के अंदर हर दिन डिस्कस करना जरूरी होता है। और व्हाइट टावर को काफी ज्यादा अच्छी टीचिंग और एक दूसरे के साथ नॉलेज को एक्सचेंज करने की जरूरत है। और इसके अलावा इसने काफी ज्यादा अच्छा काम किया और पहली बार में ही अपनी बोतल को भर लिया। इसलिए ऑस्कर उससे कहता है कि तुमने कर दिखाया, तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। सच में मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तुम पहली बार में ही इसे पूरा कर लोगे। पर फ्रेंड्स उससे कहता है कि सच बात तो ये है कि तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। वो कहता है क्या? पर थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि अब और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हमें कंप्लीट करना
करना है तो चलो चीज को शुरू करते हैं। ये देखकर ऑस्कर काफी खुश होता है और कहता है कि मेरे पास एक और ज्यादा बड़ा स्ट्रीमर है, तो चलो एक ही बार में इन सभी को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और फिर कुछ ही घंटों के बाद वो बहुत सारी बॉटल को तैयार कर लेते हैं, पर इसकी वजह से फ्रेंड्स काफी ज्यादा थक गया था। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर लगभग मरने ही वाला हूँ और ऑस्कर उन्हें काउंट करने के बाद बताता है कि वो 514 बॉटल्स है। पर तभी मैक्सिमम वहाँ पर चिल्लाते हुए आ जाता है और कहता है कि ऑस्कर हम लोग काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत में आ चुके हैं। ये सुनकर वो कहता है कि क्या हुआ, और वो उसे एक लेटर बताता है जिसके अंदर असुरा टावर ने 1 घंटे पहले सीरीन की तरफ जाने के लिए कंफर्म कर दिया है। ये देखकर वो लोग परेशान होते हुए कहते हैं लगता है कि हम लोग थोड़े से लेट हो गए हैं, और ऑस्कर कहता है इसका मतलब वो बिना किसी प्लान के भी इस समय को बर्बाद नहीं करना चाहते और ऐसे ही चले गए। और मैक्सिमम परेशान होते हुए कहता है कि अगर उन लोगों को हम लोगों से पहले कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो फ्रेंड्स भी कहता है अगर ऐसा हुआ तो हमारी पूरी मेहनत पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। तो मैक्सिमम उसे शेयर करते हुए कहता है कि जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जब हमारी जिंदगी काफी ज्यादा अनलकी होती है। पर ऑस्कर कहता है कि अभी चीज इतनी ज्यादा जल्दी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ तक मुझे अच्छी तरीके से याद है जो कैटरीना फ्लू है उसे बी रैंक के डिजास्टर की तरह क्लासिफाइड किया जाता है। अगर सच में कुछ ऐसा ही है तो यहाँ पर एक चीज है जो कि हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये जानने के बाद मैक्सिमम तक यहाँ पे शॉक सा हो गया था, और साथ ही वो एल्डर से कहता है कि आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पर जो वर्गोज है उनसे भी काफी ज्यादा तेज है, मैंने सही कहा ना। जिसकी बात से शिफ्ट होकर हमें सेंट्रल लोडिंग इन सीरीज का सीन दिखाते हैं। आवाज आती है कि आर्च बिशप आपकी जो गेस्ट है वो कुछ समय पहले यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो कहता है कि उन्हें अंदर आने दो, और ये आर्च बिशप वाल्डविन है। तो अंदर आता हुआ बैंगनी वाला लड़का जिसने काफी ज्यादा नीला सा केप पहना हुआ था वो अजूरा टावर का लेवल 5 का मेज है जिसका नाम मोइरा है, और उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी पैरासूटिकल कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है जो कि न्यू टेक है, और इसका नाम निल बिरियन है। बॉल्डविन उन दोनों को वहाँ पर अंदर बैठने का कहता है, और वो सीधे ही मेन पॉइंट पर आ जाता है कि जो कार्डिना फ्लू है उसकी प्रोडक्शन और कितनी बाकी रह गई है। तो वो कहता है कि वो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। बॉल्डविन कहता है कि जैसा कि मुझे अजूरा टावर की न्यू टेक से उम्मीद करनी चाहिए थी, तो आखिर कितने लंबे समय में ये पूरी तरह कम्प्लीट हो जाएगा। मोरिना बताता है कि अभी तो हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स चला रहे हैं, पर बिरियन उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि उनकी जो रिजल्ट थे वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो गए हैं। इसके अलावा हम लोग इंपीरियल फूड्स की परमिशन ले सकते हैं और साथ ही ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से भी। और मोरिना आगे कहता है कि जैसा कि आपको भी पता है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो 1 या 2 दिन के अंदर तो खत्म नहीं होते। ये सुनकर वर्ल्डविन उससे कहता है तो आखिर तुम उस मेडिसिन की सेल्स कब से चालू करने वाले हो। मोरिना कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग उसे 6 महीने के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। वर्ल्डविन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्या आधा साल, मुझे विनिसी के लिए अगले 4 महीनों के बाद निकलना है। पर मोरिना कहता है कि हमारे और भी कई सारे शेड्यूल्स हैं जो कि हम लोगों को पूरे करने हैं। वो कहता है कि मुझे इस चीज से कोई भी मतलब नहीं है, और तभी उसे बाहर से आवाज आती है कि आर्च बिशप आपसे एक मेज यहाँ पर मिलने के लिए आया है। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है उसे अंदर भेज दो, और वो लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि आखिर कोई और भी है जो कि तुम्हारे साथ आने वाला है। मोरिना उससे कहता है कि मुझे माफ करिएगा पर हम लोगों के अलावा यहाँ पर और कोई भी है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। ये सुनने के बाद वो दोनों ही पार्टी थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी, और वो बस यही सोच रहे थे कि आखिर वो कौन इंसान है जो कि यहाँ पर आ रहा है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो कहता है तो चलिए देखते हैं। अगर मुझे अच्छी तरीके से याद है तो LCIA इस ऑर्डर के लिए मैं आपको ग्रीट करता हूँ। और ऑस्कर अंदर आते हुए अपने बारे में बताता है कि वो व्हाइट टावर से लेवल 2 का मेज यहाँ पर आया है, और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑफर लेकर आया हूँ। दोनों मेजेस उसको देखकर सरप्राइज थे, और आर्च बिशप वर्ल्डविन भी उसको देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि व्हाइट टावर आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऑस्कर बताता है कि असल में मैं यहाँ पर कार्डिना फ्लू के क्योर के सेल के बारे में बात करने के लिए आया था। ये सुनने के बाद वो तीनों ही काफी शॉक और सरप्राइज से हो जाते हैं, और वर्ल्डविन उससे कहता है कि काफी ज्यादा अच्छी टाइमिंग है क्योंकि ये दोनों भी यहाँ पर इसी चीज के लिए आए हैं। तो वो कहता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया। वर्ल्डविन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक इनकी जो तैयारी है वो पूरी नहीं हुई है। थियो कहता है कि ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मेरा व्हाइट टावर है वो उसकी नेगोशिएशन के लिए पूरी तरह से तैयार है अगर आप चीज के लिए चाहें तो। पर मोइरा काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ये एक झूठ है, उस व्हाइट टावर के पास ना ही किसी तरीके का पैसा है और ना ही कोई टेक्नोलॉजी है जिससे वो उस क्योर को डेवलप कर सके। पर वर्ल्डविन उससे उसका लास्ट नेम पूछता है, जहाँ पर ऑस्कर उसे अपना पूरा नाम बताता है। तो वर्ल्डविन उससे कहता है कि सच में तुम्हारे पास क्योर है। ऑस्कर अपने पास से एक छोटे से बॉक्स को निकालते हुए कहता है कि आखिर किसी की भी एल्टेरा ऑर्डर के आर्च बिशप के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हो सकती है। और ये रहा सैंपल, और वो उस बॉक्स को खोलकर दिखाता है जिसके अंदर वो पोशन रखा हुआ था। पर वर्ल्डविन ये देखकर खुश होते हुए कहता है सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, पर अगर हम लोग यहाँ पर नेगोशिएट करते हैं तो अगर तुम एक बार में कितना ज्यादा प्रोडक्शन है जो कि यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हो। पर मोरिया ये देखकर काफी गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाता है। ये देखकर वो कहता है कि अगर तुम मुझ पे इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो, वो तुम हो जो कि यहाँ पर बिना किसी तैयारी के साथ आए हैं। तो वो कहता है कि पर अभी तक हम लोगों के पास एम्पायर फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं थी। पर तभी वो ऑस्कर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल, क्या तुम लोगों ने एम्पायर फूड से परमिशन ले ली है। तो वो कहता है कि नहीं। ये सुनकर मोइर कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था आर्च बिशप, व्हाइट टावर की सिचुएशन हम लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं है, और इसके अलावा हम लोग ट्रीटमेंट की मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। हमारे पास जितनी फैक्ट्रीज है उनके अंदर जैसे हम लोगों को अप्रूवल
अप्रूवल मिलना चालू हो जाती है। और इसके अलावा याद रखिए कि अगर हम लोग व्हाइट टावर के बारे में बात कर रहे हैं, पर अगर दूसरी तरफ जो अजूरा टावर है उसकी काफी लंबी हिस्ट्री रही है। और उसके अलावा आप भी ये जानते हैं कि जो हमारे ट्रीटमेंट है जो कि हम यहाँ पर दे रहे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, वो सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं। वर्ल्ड विन कहता है कि तुम यहाँ पे एक फेयर पॉइंट कह रहे हो, पर तभी ऑस्कर उसे टोकते हुए कहता है, मुझे माफ करिएगा अगर मैंने यहाँ पर गलत सुना है, पर जो अजूरा टावर है पर उसकी कोई भी लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है, वो भी व्हाइट टावर की इमेजेस के सामने बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद मोहिरे काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और कहता है कि जो तुमने अभी कहा है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि उसे तुम अभी वापस लो। तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा, क्योंकि अगर कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को देखा जाए तो जो व्हाइट टावर है सबसे पहले स्टेब्लिश किया गया था। वो कहता है कि हाँ तुम सच तो कह रहे हो, पर बस इसके अंदर केवल 5 साल का ही डिफरेंस था। ऑस्कर गुस्से में कहता है कि बस 5 साल का डिफरेंस, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो तुम 5 साल का डिफरेंस कह रहे हो वो गैप अजूरा टावर कभी भी क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि जो गैप हजारों सालों का होता है उसे क्लोज नहीं किया जा सकता, या फिर मुझे ये कहना चाहिए 10,000 सालों का। और इसी तरीके से हिस्ट्री काम करती है। मोइरे ये सुनकर काफी गुस्से में आ गया था और ऑस्कर आगे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मोनोपोली भूल चुके हो जो कि व्हाइट टावर ने काफी ज्यादा पहले पोशन मार्केट के ऊपर करी हुई थी। बस इसको 20 साल ही हुए हैं जब से ऐसा कुछ छूटा है। ये सुनकर मोइरे उसे झटकारते हुए कहता है कि वो पास्ट की बातें हैं, उसे कोई भी याद नहीं रखता, पर अचानक ही उसे एक टेरिफाइंग सा ऑरा महसूस होता है और एक काफी ज्यादा खतरनाक सा प्रेशर भी, जहाँ ऑस्कर उससे एक भारी आवाज में कहता है कि एक ऐसा पास्ट जिसके बारे में किसी को भी याद नहीं है। अच्छा तो क्या तुम इसके बारे में ऐसा सोचते हो? पर वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए कहते हैं कि अभी मैंने यहाँ पर कुछ सेंस किया, पर ये ऑरा किसी भी लेवल 2 मेज का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जहाँ पर ऑस्कर उससे आगे कहता है, ठीक है अगर ऐसा है तो मैं इस चीज को याद रखूंगा। पर वो उससे कुछ बोल पाता उससे ही पहले गेट खोलकर एक आदमी फोन लेकर वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा पर ये कुछ दिनों से ज्यादा ही अर्जेंट कॉल था। वो पूछता है कि आखिर ये कौन का है? तो वो आदमी थोड़ा सा घबराते हुए बताता है कि असल में ये विंसी के लॉर्ड का है। जिसके बाद अब वो लॉर्ड वाल्डविन से बात करना चालू करता है और उसकी काइंडनेस के लिए उसका शुक्रिया करता है। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज उससे इसके बारे में पूछता है, तो वो आदमी कहता है क्योंकि आपने अभी अभी सडी ने फ्लू का क्योर भेजा है। ये सुनने के बाद वो भी काफी शौक सा हो गया था और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी। जहाँ पर वो लॉर्ड आगे कहता है कि व्हाइट टावर के जो एल्डर्स हैं उन्होंने कहा है कि आपने सीक्रेटली प्रिपेयर करवाया है, इसी वजह से मुझे तो आपका शुक्रिया करना ही था। जितने भी पेरेंट्स ने उसका शॉट लिया है उनकी जो क्योरनेस है वो केवल कुछ ही घंटों के अंदर यहाँ पर ठीक होने चालू हो गई है। ये तो किसी चमत्कार की तरह है, ऐसा लगता है कि ये तो गॉडेस की ब्लेसिंग की तरह है। वाल्डविन ये सुनकर अपने आप को बचाते हुए कहता है, हाँ सच में ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। क्या उसके इस तरीके के इफेक्ट्स हैं? और वो लॉर्ड आगे कहता है कि सच में वो तो काफी ज्यादा कमाल का है। और इसके अलावा क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर जो उसका सेकंड बैच है वो कब पूरी तरह तैयार हो जाएगा? मैंने व्हाइट टावर के एल्डर से इसके बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ये सारी चीजें केवल आर्च बिशप के ऊपर है। वाल्डविन अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, जब पर वो कहता है कि सेकंड बैच में जल्दी तैयार करवा कर भिजवा दूंगा, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिसके बाद वो उसका शुक्रिया करता है और फोन को रख देता है। और वाल्डविन ऑस्कर से कहता है कि ये जरूर तुम्हारा किया धरा है। तो मुस्कुरा कर कहता है कि बिल्कुल, कि ये चीज आपको काफी ज्यादा पसंद आई। पर मोइरा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आर्च बिशप ये FDA के लॉ के खिलाफ जा रहा है, आपको इसे एक पनिशमेंट देनी चाहिए। ऑस्कर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, लगता है कि तुम ज्यादातर लॉज के बारे में नहीं जानते। क्या तुम्हें लॉज के बारे में पता है जो कि वॉर्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं? वो कहता है कि टॉपिक्स को चेंज करने की कोशिश मत करो, आखिर तुम या भाई क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? ऑस्कर सोचता है कि ये 20 साल उनके लिए सच में काफी ज्यादा कमाल के थे, इसी वजह से लगता है कि ये इसके बारे में पूरी तरह से भूल चुके हैं। इसलिए ऑस्कर उसे बताता है कि वो वेपन्स जो कि इंसानों की जान लेने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे और डीमंस के खिलाफ जंग के अंदर इस्तेमाल किए थे, वो एक पेंडेमिक था। और भले ही इमेजेस की काफी ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन करने के बाद भी जो FDA की अप्रूवल थी वो काफी ज्यादा लंबा समय लगा रही थी, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा तेजी से मारे जा रहे थे। इसलिए मैजेस्टी ने आर्टिकल 42 कॉस B8 को बनाया था और एम्पायर FDA का एक लॉ था जहाँ पर जंग के बीच में इस तरीके के नियमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोइरा उससे कहता है कि पर हम लोग किसी जंग के बीच में नहीं हैं। ऑस्कर उसे बताता है कि ऐसी 3 कंडीशंस हैं जहाँ पर वॉर की सिचुएशन के अंदर कंडीशंस को इस्तेमाल किया जाता है। पहला, जब 2 नेशंस के बीच में एक दूसरे के खिलाफ किसी तरीके की लड़ाई चल रही हो। दूसरा, जब किसी तरीके का कोई रेवोल्यूशन आ रहा हो। और तीसरा और आखिरी, जब B क्लास की कोई डिसीज हो जो कि पूरे में फैल रही हो। और वो आगे कहता है कि जो कैल्डिना फ्लू है एक वो B रैंक का नेचुरल डिजास्टर है, इसलिए यहाँ पर FDA के लॉज को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑस्कर की बात सुनकर बेरियन आर्च बिशप से कहता है, अगर व्हाइट टावर ऐसा कर सकता है तो हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, तो हम लोग विनिस स्टेट के अंदर क्या तुरंत ही हमारे ट्रीटमेंट को भेजना चालू कर दें? पर वाल्डविन उससे कहता है कि लगता है कि अब तुम सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो। ये सुनकर वो उससे कहता है कि आखिर आपका मतलब क्या है? वो कहता है कि ये रेस तभी खत्म हो गई थी जो व्हाइट टावर का ट्रीटमेंट विनिसी पहुंचा था। और इसके अलावा विनिसी के लॉर्ड को ऐसा लगता है कि मैं व्हाइट टावर के साथ काम कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इस बात से पलट नहीं सकता और उनसे ये नहीं कह सकता कि असल में वो अजूरा टावर का था। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? बेरियन उससे कहता है, अगर ऐसा है तो हम लोग प्राइस को कम कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वो और ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे
कैसे हुई? क्या तुम मेरी इमेज को पैसे के साथ खरीदने की कोशिश कर रहे हो? बिरियन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अब वर्ल्ड विन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो अपनी टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि बहुत हो गया, अब मैं तुम लोगों से जरा सा भी कुछ भी नहीं सुनना चाहता, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मोइरा गुस्से में खड़ा हो गया था और वहाँ से जाने लगा था। यहाँ पर वो ऑस्कर के साइड में जाते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ऑस्कर सोचता है कि इस कमीने के हाथ में किसी तरीके की विलेन के डायलॉग की कोई बुक लग गई है या फिर कुछ ऐसा ही। सच में 20 साल के बाद भी सारी चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। जिसके अलावा वो उससे कहता है कि हाँ, इसके अलावा मैंने पेटेंट खरीद लिया है, जिसकी वजह से अब ये ट्रीटमेंट और वैक्सीन अब पूरी तरह से मेरी हो चुकी है। ये सुनने के बाद मोरी अपनी जगह पर खड़ा रह गया था और वो शॉक होते हुए कहता है कि क्या? और वो उससे आगे कहता है कि अगर तुम खुद का बनाए हुआ ट्रीटमेंट भी बेचना चाहते हो तो व्हाइट टावर को फीस भेजना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसे कचरे में फेंक दो। मोइरा को ये सुनने के बाद सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मुंह फुलाते हुए वहाँ से गेट से बाहर निकल जाता है। अब बायरियन आर्च बिशप से वहाँ से परमिशन लेता है और वहाँ से जाने लगा था और वहाँ पर जो उसकी स्मेल होती है वो ऑस्कर की नाक में लग चुकी थी और वो उसे महसूस करते हुए पीछे की तरफ घूमता है और सरप्राइज होते हुए कहता है कि इसकी वो यूनिक सेंट जो कि इसके अंदर से आ रही है ये काफी रिफ्रेशिंग है और इसके अंदर से क्लियर मेंट की स्मेल आ रही है, और इतना ही है जो कि उसे अभी यहाँ पर पता था। पर ऑस्कर उसको देखकर काफी शॉक और सरप्राइज सा हो गया था और अब जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तो वो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कह पाता, जिसके बाद उसे वर्ल्ड विन के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो हंसते हुए उसे कहता है कि आओ यहाँ पर आकर बैठो, आखिरकार अब हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ऑस्कर उसका शुक्रिया करता है, जिसके बाद वो उसे कहता है तो चलो हम लोग सबसे पहले हमारे प्राइसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। असुरा टावर और जो न्यू टेक है, असल में वो मुझसे 2 बिलियन बिल्स मांग रहे थे। ऑस्कर ये सुनकर मुस्कुराता है और वो कहता है कि अगर वो केवल 2 मिलियन मांग रहे थे इसका मतलब मैं यहाँ पर आपसे 5 मिलियन लूंगा। ये सुनने के बाद वर्ल्ड विन शॉक हो गया था और वो उससे कहता है कि तुम सच में इस चीज के लिए सीरियस हो। जिसकी कुछ देर के बाद हमें व्हाइट टावर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक काफी शोर की वजह से पूरा पूरा टावर हिल गया था। फेडलिन उस चेक को देखकर कहती है कि 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन बिल्स। अब तो वो सभी ऑस्कर की पूरे तो फैन हो चुके थे, जहाँ पर वो उससे कहती है कि छोटे से बच्चे, मुझे लगा ही था कि तुम कुछ करके दिखाओगे। और मैक्सिम भी उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है कि मुझे तो शुरुआत से ही तुम्हारे ऊपर यकीन था। और हमील भी ये देखकर सरप्राइज था, वो कहता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या हुआ? और बिशप ऐसा ही तो हम लोगों को तो सारा पैसा नहीं दे सकते। ऑस्कर बताता है कि असल में इसके अंदर कुछ और फीसें जुड़ी हुई हैं। ये सुनकर वो थोड़े से कंफ्यूज थे और ऑस्कर मुस्कुराते हुए कहता है कि असल में ये एडवर्टाइजमेंट फीस है, और वो बताना चालू करता है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो व्हाइट मैजिक टावर का था और उसके अंदर हमने ये कहा है कि जो आर्चबिशप वर्ल्ड विन है उनने पहले इसके बारे में पता लगा लिया था कि जो कार्डिनल फ्लू है वो आउटबस्ट होने वाला है, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर रेवोल्यूशन रिसीव होगा और इसी वजह से हम उसे ये कह सकेंगे कि जो क्योर है वो इसी वजह से तो जल्दी तैयार हो पाया। और एक ऐसा इंसान जो कि कार्डिनल की सील के लिए वेट कर रहा हो और उसका टाइटल आर्च बिशप हो, वो रेवोल्यूशन पाएगा तो उसे अर्थ मदर की यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी पावर मिलेगी। इसी वजह से जो टेम्पटेशंस है वो यहाँ पर रिवील होना जरूरी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें यहाँ पर 10 मिलियन का साइन इसीलिए यहाँ पर सजेस्ट किया था और इसके बदले में हमने वादा किया है कि हम लोग केवल जो वैक्सीन है उसका सेकंड बैच इसी वीक के अंदर भेज देंगे। हमील ये सुनकर कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। इसका मतलब जो तुम्हारी पनिशमेंट थी जहाँ पर तुम्हें जो एम्बिशियल अमाउंट था उसका 3% चुकाना था, पर तुम तो यहाँ पर 400 गुना वापस लेकर आए हो, इसलिए जितनी पनिशमेंट और ऑब्लिगेशंस थी उन सभी को विड्रॉल किया जाता है। फेडलिन थम्स अप दिखाते हुए कहती है कि चीज में तो कोई भी दिक्कत नहीं। जिसके अलावा वाइस मास्टर उससे आगे कहते हैं कि ऑस्कर, अगर तुम्हें किसी भी तरीके की सपोर्ट की जरूरत हो तो बस एक बार कह देना, क्योंकि जो ये वीक है वो काफी तेजी से गुजरने वाला है। तो वो कहता है कि हम लोगों को जल्दी से जल्द लेवल 4 या फिर उसके जितने भी हायर अप्स हैं उन सभी मेजेस को यहाँ पे इकट्ठा करना होगा। हमील कहता है कि ठीक है, तो तुम रिक्रूट करना चालू कर सकते हो और जितने भी सिलेक्शंस है मैं ऑस्कर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और वो एल्डर फ्रेडलिन से रिक्रूटमेंट नोटिस को लगाने के बारे में कहता है, तो वो कहती तो बताइए मुझे आकर उसके अंदर क्या लिखना है। वो कहते हैं कि लेवल 4 और उसके हायर मेजेस को पोशन लैब के अंदर यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है और इसकी वजह से उन्हें डेली बेसिस पर वेजेस मिलेंगे और उनसे ये भी कहिएगा कि हर एक मील के साथ उन्हें साइड डिश भी दी जाएगी। जिसकी कुछ घंटे के बाद हमें पोशन लैब के अंदर का सीन दिखाते हैं। कई सारे लोग वहाँ पर केवल मील्स के बारे में बात कर रहे थे जो कि अब यहाँ पर आने की वजह से उन्हें फ्री मिलने वाले थे। फ्रांस ये देखकर कहता है कि जरा यहाँ का साइड तो देखो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। ऑस्कर ताली बजाता है और सभी लोगों से कहता है कि प्लीज क्या आप लोग जरा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, पर अभी भी सभी लोग आपस में ही बातें करने में लगे हुए थे। ये देखकर ऑस्कर को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो अपने स्पेल का इस्तेमाल करता है कि साउंड बाइंड, जिसके बाद सभी लोगों के कानों में जोर से दर्द होना चालू हो गया था और काले वाला लड़का अपने कानों को पकड़े हुए कहता है कि आखिर क्या बकवास है। ऑस्कर कहता है कि प्लीज सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर कार्डिनल फ्लू के वैक्सीन को बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो कि हम लोगों को आज से बनाना चालू करना है और मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद चाहता हूँ। पर सभी लोग यहाँ पर उसका मजाक बनाना चालू कर देते हैं और कहते हैं कि इसने यहाँ पर हम लोगों को बुलाया है, आखिर इसके जैसे एक जीनियस आखिर हम लोगों के सामने सिर क्यों झुका रहा है, क्या सच में ये कोई मेडिसिन बना भी सकता है, कि ये कोई दूसरा स्कैम तो नहीं है। और सभी
लोग इसी तरीके की और भी कई सारी बातें किए जा रहे थे, जो सुनकर ऑस्कर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। इसलिए ऑस्कर फ्रेंड्स से कहता है कि हे, कि ये लोग मुझसे किसी तरह की कोई नफरत करते हैं या फिर कुछ ऐसा ही। तो वो कहता है कि हाँ, देखकर तो ऐसा ही लगता है। वो पूछता है कि क्यों। फ्रांस उसे बताता है। वो कहता है कि जरा उन चीजों के बारे में सोचो आज से पहले जो कि तुमने करी है। इस पोशन रिजर्वेशन के अलावा तुम हमेशा ही काफी ज्यादा एरोगेंट रहा करते थे, ऑब्सेस्ड, और इसके अलावा टावर के बजट को पागलों की तरह पाना चाहते थे, कभी भी रिसर्च नहीं करते थे और शराबियों की तरह बस शराब पीते रहते थे। ऑस्कर ये जानकर कहता है कि सच में मैं तो पहले एक पूरे कचरे का डिब्बा बनकर रह गया था। वो ये सब सोच ही रहा था, पर तभी एक गोल्डन बालों वाली लड़की उसके पास आकर कहती है, मेरे तुमसे कुछ क्वेश्चंस हैं। वो कहती है कि व्हाइट टावर की पोशन फॉर्मूला पहले ही खो चुके हैं, तो अगर तुम उन्हें कैसा बनाने वाले हो। वो कहता है कि मैंने उन सभी को स्टोर कर लिया है। ये सुनने के बाद सभी शॉक हो गए थे और वो कहते हैं कि सच में कि ये फिर से यहाँ पर पैसे की वजह से तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। और वो लड़की आगे पूछती है कि वो क्यों और सच में यहाँ पर वर्क कर रहा है। ऑस्कर कहता है कि हाँ, हम लोग पहले ही उसके ऑर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। वो लड़की कहती है इसका मतलब ये तो सोने से भी काफी ज्यादा कीमती है। अगर ये रिसिप्ट यहाँ पर बाहर लीक हो जाती है तो जो साइड मील्स हैं जो कि हर दिन हम लोगों को मिलने वाली है, उसका कंपनसेशन तो पूरा मजाक बनकर रह जाएगा। तो आखिर तुम ये क्या सोच रहे हो, किस तरीके की वैल्यूएबल चीज हम लोगों के साथ किस तरीके से शेयर करने वाले हो। सभी लोग ये सुनकर थोड़े से परेशान और थोड़े से घबरा से रहे थे, पर ऑस्कर उन लोगों की तरफ देखकर कहता है कि अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि अगर तुम्हारे जैसे सीनियर्स अभी तक व्हाइट मैजिक टावर के अंदर रोके कैसे हैं। वो लड़की काफी गुस्से में घूरते हुए कहती है कि आखिर जो तुम्हारा एटीट्यूड है वो भी यहाँ पर मदद मांगने के लिए आखिर किस तरीके का है। ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर समय बर्बाद करने के लिए आ गए हैं। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम एक ग्रेट जीनियस हो या फिर आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, पर यहाँ पर एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि इस तरीके की तुम्हारी बातों को सुनना डिजर्व करता है। पर तभी ऑस्कर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने कई सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं जिससे तुम व्हाइट मैजिक टावर के अंदर आ सको। वो लड़की ये सुनकर अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी और वो उससे कहती कि आखिर अभी तुमने क्या कहा। तो ऑस्कर मुस्कुराते हुए उसके बारे में बताना चालू करता है कि रेना व्हाइट जो कि 25 साल की है और एक लेवल 5 की मेज है। रेड टावर और कई सारी कॉर्पोरेशंस हैं जो कि तुम्हारे यूनिट टैलेंट और लीडरशिप को पहचानती हैं। उन्होंने कई बार तुम्हें रिक्रूट करने की कोशिश करी पर हर बार तुमने रिफ्यूज कर दिया। जिसके बाद वो वहाँ पर खड़े हुए गहरे हरे बालों वाली लड़की के बारे में बताना चालू करता है जिसका नाम ड्रे है और वो भी लेवल 5 का मेज है। जिसके बाद वो लंबे काले बालों वाला लड़का जिसका नाम डेस्कार्ड है और वो भी लेवल 5 का मेज है और वो उसके बारे में बताना चालू कर चुका था। जिसके बाद वो उस लड़की के बारे में बताना चालू करता है जिसने चश्मा लगाया हुआ था और अपने बालों में गुलाब लगाए हुए थे। इसका नाम सिपिया रोज है जो कि एक लेवल 4 की मेज है और वो सभी को अलग अलग और कई सारे ऑफर्स देता है और कहता है कि अगर मुझे इस तरह की कोई ऑफर देता तो शायद मैं कभी भी इन सभी को नीचे डालकर या टर्न डाउन कर यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाता। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ना मिलने के बाद भी तुम लोगों ने कभी भी इस जगह को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। रीना ये सुनकर सरप्राइज होते हुए कहती है कि एल्डर्स को तुम्हारे इन ऑफर्स के बारे में अच्छी तरीके से पता है। तो वो कहता है कि हाँ। ऑस्कर कहता है कि हाँ, पर उन लोगों के पास यहाँ पर नाटक करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है, जैसे कि उन लोगों को नहीं पता क्योंकि वो लोग तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन नहीं डालना चाहते। जिसके बाद ऑस्कर बताता है कि जो व्हाइट मैजिक टावर है वो जल्दी ही इस हिस्ट्री की सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट विंटर को सहने वाला है और भले यहाँ पर तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम ऐसी जगह जा सकते हो जो कि काफी ज्यादा गर्म हो, पर सबके बाद भी तुम इस ठंड के अंदर रहना ही चुन रहे हो। अगर इसके बाद भी मैं ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा ना करूं तो आखिर ऐसे कौन लोग होंगे जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूं। पर इस सब के बाद भी अगर तुम लोग यहाँ पर मदद नहीं करना चाहते तो इसके अंदर मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा। और वो यहाँ पर रोने की एक्टिंग कर रहा था। फ्रांस ये देखकर कहता है कि मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। और वो आगे कहता है देखकर ऐसा लगता है कि दो लो रैंकिंग के मेजेस को यहाँ पर खुद से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो आगे बढ़कर फ्रेंड से कहता है चलो आ जाओ, अब हम दोनों ही अकेले हैं और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो वो गुस्से में कहता है मुझे लगा था कि तुम यहाँ पे मेरे बारे में बात नहीं कर रहे। और वो आंसू बहाते हुए उन गॉगल्स को पहन लेता है। रेना ये देख के थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी। जिसके बाद वो खांसते हुए आगे बढ़ती है और जो गॉगल्स होते हैं उनको उठा लेती है और इसी तरीके से सभी लोग एक एक कर आते हैं और वहाँ पर काम करने के लिए अपने गॉगल्स उठाना चालू कर देते हैं। वो कहती है कि मुझे गॉगल्स के साथ यहाँ पे शुरू करना होगा। हारोग भी कहता है कि हे अकेले काम करना चालू मत करो, बताओ क्या अगर हम लोगों को कहाँ से शुरू करना है। और सिपिया कहती है कि हे पीछे खड़े रहकर देखना बंद करो और जल्दी से काम के लिए चालू हो जाओ। और फ्रेंड्स ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि ऑस्कर लोगों से इस तरीके से जबान के साथ बात करना, मैं तो बस इसके बारे में सपने ही देख सकता हूँ। वो कहता है कि अगर ये एक सपना है तो मैं बस कभी भी उठना नहीं चाहता। जिसके अलावा ऑस्कर उन लोगों से कहता है कि हाँ जो मीट होने वाला है वो पोर्क नहीं है। ये सुनकर वो लोग परेशान होते हुए कहते हैं क्या वो चिकन है, मुझसे ये मत कहना कि वो चूहे का है। पर तभी वो चिल्लाकर कहता है कि असल में वो तो बीफ है। और ये सुनने के बाद सभी बच्चे यहाँ पर भांगड़ा करना चालू कर देते हैं। और वो बताता है कि इसके साथ जो वैक्सीन और क्योर की प्रोडक्शन थी वो 140% बढ़ चुकी है। अब ऐसे ही इस चीज को एक हफ्ता बीत जाता है। जिसके बाद हमें ऑस्कर को ट्रेन करता हुआ दिखाते हैं जहाँ पर वो गार्डन में घूमते हुए नीचे कुछ पेडल्स को पड़ा हुआ देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था और उनसे एक दिल बना हुआ था। ये देखकर वो कहता है कि ये ओल्ड मैन विल्टर है। देखकर लगता है कि वो वापस आ गए हैं। जो सब टावर मास्टर है वो उन्हें लेने गए होंगे। जैसे वो यहाँ पर आएंगे तो मैं ग्रीट जरूर करूंगा।
जिसके बाद वो न्यूज़पेपर के अंदर चीजें पढ़ना चालू करता है, जहाँ पर व्हाइट टावर के बारे में कई सारी ऐसी चीजें लिखी गई थी जो कि सच में काफी ज्यादा अच्छी थी। और वो उस पोषण के बारे में भी लिखते हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से पोषण मार्केट के अंदर ग्रोथ करते चले जा रहे थे। और जो ऑस्कर था उसको इसके लिए नॉमिनेट किया जाता है कि उसे इस साल का प्राइज रिवॉर्ड भी दिया जाए। और जो व्हाइट टावर है उसके ऊपर गॉडनेस की ग्रेसिंग्स चल रही है, क्योंकि नेशन वाइड जो आर्च बिशप है उनका सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और उसके अंदर और भी कई सारी चीजें लिखी हुई थी जो देख ऑस्कर कहता है कि सारी चीजें बिल्कुल मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। और तभी फ्रेंड्स वहाँ पर गाना गाते हुए और डांस करते हुए आ जाता है, जो कि खुश होते हुए कहता है कि हम लोगों के पास इस वैक्सीन का काफी ज्यादा प्री ऑर्डर आया है, जरा इस लिस्ट को देखो। नॉर्थन टेरिटरी ने भी ऑर्डर किया है, इसके अलावा जो इंपीरियल पैलेस है उसने भी यहाँ पर ऑर्डर्स प्लेस करे हैं। ये तो काफी ज्यादा इंसेन है। अगर हम लोग केवल इसी बैच को भी डिस्पैच कर देते हैं तो इसकी वजह से हम लोग काफी आसानी से 10 मिलियन से भी ज्यादा कमा लेंगे। पर ऑस्कर उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो खुद को भी वैक्सीन लगा लेना। पर फिर वो शांत होते हुए कहता है कि पर ये हाइप जल्द ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ऑस्कर कहता है कि ये इतना बुरा नहीं है, इसका मतलब क्या तुम्हें ये पता है कि जो रेवेन्यू है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला। फ्रेंड्स कहता है कि तुम्हें क्या मैं कोई बेवकूफ दिखता हूँ, एक बार लोग इस वैक्सीन को लगा ले उसके बाद आखिर इसे कौन खरीदेगा, और जो अगला ब्रेकडाउन होगा वो न जाने कितने सालों के बाद होगा। ऑस्कर कहता है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, मैंने पहले ही कई सारे हीलिंग पोशन को तैयार कर रखा हुआ है जिसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। ये सुनकर वो खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब केवल तुमने एक ही फॉर्मूले को यहाँ पर रिस्टोर नहीं किया, तुमने पहले से ही सारी चीजें प्लान कर रखी हुई थी। क्या ये वो लेजेंडरी टीयर ऑफ द स्टार्स है? ऑस्कर कहता है कि नहीं, हम लोग केवल लो और मिड ग्रेड की पोशंस को ही बेचेंगे, अभी के लिए बस एक ही प्रीमिच्योर यहाँ पर काफी होगा। जिसके बाद हमें टीयर्स ऑफ द स्टार के बारे में बताया जाता है, जो कि व्हाइट मैजिक टावर का सबसे ज्यादा फेमस हीलिंग पोशन हुआ करता था। कहा जाता था कि ये एक ऐसा मेरिकल पोशन है जो कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। अगर इसको रिलीज किया जाता है तो सच में एक काफी मैसिव स्ट्राइक दे सकता है। पर अगर अभी हम लोग यहाँ पर इसको चालू कर देते हैं तो ये चीज पूरी तरह से पक्की है कि जो उसका फॉर्मूला है वो यहाँ पर चुराया जा सकता है। अभी हम लोग केवल इसी वजह से सेफ है क्योंकि जो आर्च बिशप है वो एक शील्ड की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। अभी सबसे पहले मुझे व्हाइट टावर की ताकत को फिर से रिस्टोर करना होगा। पर ऑस्कर खुश होते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे समय पर यहाँ पर आए हो, चलो जल्दी से इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए चलते हैं। वो कहता है कि इसके अलावा कोई और काम नहीं है। पर ऑस्कर यहाँ पर कुछ ऐसी हर्ब्स के नाम लेना चालू करता है। ये सुनकर फ्रांस शॉक हो गया था, क्या यहाँ पर कुछ और भी है, क्योंकि इन दोनों को ही ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ऑस्कर कंफ्यूज था, वो कहता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, सिरिन तो इसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है ना। पर फ्रांस उससे कहता है कि सिरिन की स्पेशलिटी, आखिर तुम कौन से एरा के बारे में बात कर रहे हो, वो तो एक एंशिएंट हिस्ट्री है जहाँ पर हर्ब्स की फील्ड पूरे में हुआ करती थी। ये सुनने के बाद ऑस्कर काफी ज्यादा शॉक और कंफ्यूज सा हो गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि सच में तुम इस चीज के लिए पूरे से सीरियस हो। जिसके बाद हमें उन्हें फील्ड में घूमता हुआ दिखाते हैं, जब पर फ्रांस उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें आकर सच में मुझे इस तरीके से घसीटने की क्या जरूरत थी जब तुम्हें मेरे ऊपर यकीन ही नहीं था। तो जिसके बाद कैरेज उन लोगों को एक जगह पर आकर छोड़ देता है और वो रोते हुए कहता है कि हम लोगों को आगे का रास्ता पूरा पैदल चलना होगा, क्योंकि कैरेज बस हम लोगों को यहीं तक लेकर जा सकता है। और ऑस्कर आगे बढ़ते हुए कहता है कि जल्दी करो, अभी भी हम लोगों को 10 माइल और आगे जाना है, हम लोग बस वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो वो कहता है कि तो अभी भी उस यूनिट का इस्तेमाल करते हुए जो कि 18 साल पहले गायब हो गए। ऑस्कर शॉक होते हुए कहता है क्या इंसान अब माइल्स का इस्तेमाल नहीं करते? फ्रांस बताता है कि आखिर आज तुम्हें क्या हुआ है, उस जंग के बाद से सारी चीजें बदल कर मैट्रिक्स हो चुकी हैं और जो पाउंड्स थे वो भी ग्राम्स के अंदर बदल चुके हैं। शॉक ऑस्कर हैरान होते हुए कहता है कि जो पाउंड सिस्टम था वो सबको भी खत्म कर दिया, पर सच में जो पाउंड की कैलकुलेशंस थी वो काफी ज्यादा ट्रिकी भी हुआ करती थी। पर फिर भी ये चीज काफी ज्यादा फनी थी जब भी हम लोग इसके बारे में कन्वर्सेशन किया करते थे। पर अब मुझे यहाँ पर माइल्स और पाउंड को फेयरवेल कह देना चाहिए, ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है और अब मैं आखिरी बार तुम लोगों के लिए यहाँ पर हाथ जोड़ता हूँ। और फ्रेंड्स आगे की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे वहाँ पर सामने की तरफ एक कैबिन दिख रहा है। वो लोग आगे पहुँचते हैं जब पर फ्रांस गेट खटखटाते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई रहता है। जैसे वो आदमी गेट खोलता है तो एक चमकती हुई आग उसे डरा देती है, जो कि उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो जो कि पूरा रास्ता चलकर यहाँ पर आए हो। फ्रांस उससे कहता है कि माफ करिएगा पर जो कैरेज है वो हम लोगों को केवल इस ट्रायल की शुरुआत तक ही छोड़कर चला गया। और तभी ऑस्कर का पीछे से आ रही कुछ गाड़ियों के ऊपर ध्यान जाता है और वो कहता है कि आखिर वो क्या है। और वो गाड़ियाँ वहाँ पर जितने भी लगे हुए फूल के बाग थे उन सभी को कुचलते हुए वहाँ पर आ जाती हैं, जहाँ पर एक आदमी जिसने काला चश्मा लगाया हुआ था वो अपने सोने की घड़ी वाले हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हे बूढ़े आदमी, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि आज तुम इस जमीन को बेचने के लिए तैयार? और वो बूढ़ा आदमी गुस्से में बस उसी को देख रहा था। जिसके बाद वो सफेद कोट पहने हुए चश्मे वाला बिजनेसमैन नीचे उतर कर आ जाता है। वो कहता है अब समय आ चुका है कि तुम्हें अपनी जिद को यहाँ पर छोड़ देना चाहिए, वैसे भी हम लोग बाकी दूसरों के बजाय इस जमीन के लिए 10 गुना कीमत दे रहे हैं। पर वो दाढ़ी वाला आदमी जिसका नाम इवान है वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, अगर तुम यहाँ पर मिथरल से बना हुआ मेले कैथली को न खड़ा कर दो। और उन दोनों के पीछे खड़े हुए ऑस्कर और फ्रांस ये दोनों देखकर कंफ्यूज हो रहे थे। वो पूछता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तो ऑस्कर कहता है मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं। वो बिजनेसमैन जिसका नाम डोवेल है वो कहता है कि बूढ़े आदमी, हम लोग इतने लंबे समय से तुम्हारे इस रिसेप्शन के ऊपर इसी तरीके से हंस रहे हैं, पर क्या तुम्हें लगता है
कि अगर तुम यहाँ पर मारे भी जाते हो तो क्या किसी को जरा सी परवाह होगी। इवान कहता है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। पोवेल कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर ये चीज केवल तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था, इसे अभी यहाँ पर भेज दो और अपनी बाकी सभी बची हुई जिंदगी को आराम से बिताओ। अगर इस जमीन के पास में एक बार फैक्ट्री बन जाती है तो इसकी कीमत बिल्कुल भी नहीं बचेगी। पर इवान उससे कहता है कि सच में ये तो कितनी ज्यादा बड़ी हंसने की बात है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर रहूंगा कोई फैक्ट्री अप्रूव हो ही नहीं सकती। और ये सुनकर पोवेल को काफी गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद वो सभी लोगों को आवाज देता है तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इवान को मारने के बारे में बोलेगा। पर वो सभी लोगों से कहता है कि अभी के लिए हम लोगों को यहाँ से चलना होगा। पर साथ ही वो इवान से कहता है कि मैंने यहाँ पर आते हुए कुछ हब्स के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, मुझे ऐसा लगता है कि ये हब्स जो डैमेज हुए हैं उनको कवर कर देगा। और वो पैसों की गड्डी लेकर उसके सामने फेंक कर अपनी गाड़ी में बैठता है और सभी लोगों के साथ वहाँ से निकल जाता है। और रास्ते में वो अपने दो लड़कों से पूछता है कि हे, वो दो बच्चे जो कि उस बूढ़े आदमी के साइड में खड़े हुए थे, उन दोनों ने व्हाइट टावर के कपड़े पहने हुए थे, आखिर वो उस भिखारी के साथ क्या कर रहे थे। उसका आदमी कहता है कि वो जरूर यहाँ पर हर्ब्स लेने के लिए आए होंगे, उन कमीनों ने हाल ही में काफी ज्यादा वैक्सीन बेचकर बहुत सारा पैसा कमाया है। ये सुनकर पोवेल कहता है क्या वैक्सीन, पैसा, क्या वो सच में कुछ अच्छा सा बना भी सकते हैं। तो वो न्यूज़पेपर देते हुए कहता है कि एक्चुअली में उनने ऐसे काफी सीरियस नंबर्स बनाए हैं। पोवेल कंफ्यूज न्यूज़पेपर के अंदर देख रहा था और जैसे वो ये देख कर शॉक हो जाता है वो उससे कहता है कि कमीने कहीं के, आखिर तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और वो उसे फोल्ड कर उस आदमी की टपली बजा देता है। और अब पोवेल काफी परेशान होने लगा था। वो कहता है कि तब क्या होगा अगर वो बूढ़ा आदमी व्हाइट टावर को एज अ बैकअप की तरह इस्तेमाल करने लगे, तो उसका जो ये रिफ्यूजल है वो और कई सालों के लिए आगे बढ़ जाएगा। पर ऐसा नहीं हो सकता, मैं बड़ी मुश्किल से ही उस लोन के इंटरेस्ट को यहाँ पर सही से चुका पा रहा हूँ। इसलिए वो अपने आदमी से कहता है कि हे, वो क्या तुम्हें मर्सनरीज याद है जिसने हम लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया था जिससे हम उन्हें हायर कर सके, आज रात उन्हें यहाँ पर बुला लो। वो कहता है तो आदमी कहता है कि अगर किस तरीके की जॉब के लिए। पोवेल कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पूछने की भी जरूरत है, ये चीज तो काफी ज्यादा ऑब्वियस है। तो वो आदमी कहता है कि पर उसे तो ऑफिशियली यहाँ पर रखा गया है। तभी वो फिर से उसकी टपली बजाते हुए कहता है कि बस उसे मार दो और ऐसा कवर करो जैसे कि वो अचानक ही कहीं पर गायब हो गया। एक बार उस जमीन का ओनर यहाँ से गायब हो जाए उसके बाद वो जमीन ऑक्शन के लिए चली जाएगी जिसे हम लोग खरीद लेंगे। पर वो आदमी अपने सिर को पकड़े हुए कहता है पर तब क्या होगा जो व्हाइट टावर के मेजेस हैं, अगर वो हर्ब्स लेने के लिए बार बार उस फील्ड के अंदर आते हैं। पोवेल कहता है कि रास्ते में आने वाले सभी को मार डालो। वो आदमी घबराते हुए कहता है कि पर अगर ऐसा हुआ तो चार जो ग्रेट टावर्स हैं वो चीज के अंदर अगर अपना हाथ डालते हैं तो इस चीज से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा इवान पर तभी वो उसे टोक कर कहता है कि तुम बिना फालतू के यहाँ पर चिंता ले रहे हो, क्योंकि जो 4 टावर्स वाली एक चीज है वो एक हिस्ट्री बनकर रह गई है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो व्हाइट टावर है वो पहले ही पूरे तबाह हो चुका है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फ्रांस जमीन पर लेटा हुआ कहता है कि ये हर्ब्स इकट्ठे करने वाला बूढ़ा आदमी लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा इंसान है, इसने यहाँ पर केवल हमें रात में रुकने के लिए नहीं दिया बल्कि हम लोगों को खाना भी खिलाया। तो ये सुनकर ऑस्कर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इवान उन लोगों से कहता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, इसलिए तुम रात को यहाँ पर रुक सकते हो क्योंकि बाहर वापस जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फ्रांस पूछता है कि भाई ये चीज आपके लिए पूछते तो ठीक होगी। वो कहता है कि जब व्हाइट टावर के लिए कोई बात आती है तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ऐसा करूँ। ऑस्कर कंफ्यूज था, वो कहता है कि ड्यूटी, मुझसे ये मत कहना। फ्रांस उससे पूछता है कि भाई इसके अलावा आखिर वो आदमी कौन था जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था। इवान बताता है कि उस पागल का नाम डोवेन पवाल है, वो किसी को भी किडनैप, डरा सकता है या वो किसी की जान भी ले सकता है अगर वो उसके रास्ते में आते हैं। आज से 3 साल पहले उसने जमीन को खरीदना चालू किया था, अब मेरी छोड़कर सारी जमीन उसकी है। कई सारे जो हब्स इकट्ठा करने वाले थे वो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं या फिर वो गायब हो गए हैं और फिर कभी भी लौट कर नहीं आए। फ्रांस शॉक होते हुए कहता है कि पर कोई इतने ज्यादा आगे कैसे जा सकता है। तो वो आगे कहता है क्योंकि उसका प्लान है कि वो यहाँ पर इस पूरी कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल प्लेस बनाए। ऑस्कर पूछता है अगर ऐसा है तो आखिर अभी तक आप यहाँ पर मैनेज कैसे कर पा रहे हैं। इवान बताता है कि वो मुझे छू भी नहीं सकता, ये उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी डिसएडवांटेज होगी क्योंकि मैं नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हर्बल कल्टीवेशन मास्टर हूँ। फ्रांस सरप्राइज था, वो कहता है कि इसका मतलब इंपीरियल फैमिली आपकी रक्षा करती है। तो वो कहता है कि हाँ, और इसी वजह से अब तक मैं यहाँ पर मैनेज करके रख पाया हूँ। ऑस्कर कहता है कि पर अगर सच में आप इस जमीन को बेच देते हैं तो ये तो आपके लिए काफी ज्यादा बड़ी अच्छी बात हो सकती है, पर आखिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। वो कहता है कि तुम मुझसे वही ऑब्वियसली चीज पूछ रहे हो क्योंकि मैं इस जमीन से प्यार करता हूँ, मेरे जन्म से मेरी आखिरी सांस तक ये जमीन ही मेरा घर है। सीन प्रेजेंट में आता है, ऑस्कर कहता है कि वो सच में काफी ज्यादा अच्छा इंसान है और फ्रांस हंसते हुए कहता है और इसके अलावा वो किस तरीके से एम्बेरसमेंट की वजह से अंदर बाहर हो रहा था वो भी देखना काफी ज्यादा क्यूट था। पर इस सब के अलावा यहाँ पर जो तारे चमक रहे हैं वो सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे इससे जलन हो रही है। ऑस्कर कहता है कि जलन किस वजह से। वो कहता है कि ऐसा कुछ तो नहीं है, पर मैं यही सोचता हूँ कि आखिर इस तरीके से खुलकर जीना कैसा लगता होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे तुम्हारे जैसे जीनियस कभी ये चीज पा सकता है। ऑस्कर कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम भी सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। वो कहता है कि तुम्हारा ये सब कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑस्कर कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा, तुम्हें ये पता है कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ
हूँ कि मैं वो चीजें बोलूँ अगर मैं उन चीजों को ना मानता हूँ। और साथ ही वो सोचता है कि अगर मैं सच बताऊँ तो आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर पुराने ऑस्कर को एक प्रॉब्लम चाइल्ड क्यों कहा जाता था। फ्रांस कहता है कि सच में ये तारे तो कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऑस्कर कहता है कि पहले जो ये तारे हैं उसे सीरीन के सेंट्रल से भी देखा जा सकता था। और साथ ही वो सोचता है कि अब ये पहले से कितने ज्यादा ब्राइट हो चुके हैं। और साथ ही वो सोचता है कि अब तो ये रात में और भी ज्यादा ब्राइट हो चुके हैं कि बाहर लगी हुई जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स है उन सभी से भी ज्यादा ऐसा लगता है जैसे कि हर एक रात एक काफी ज्यादा रोमांटिक सी फील दे रही हो। वो कहता है कि कम ऑन, तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे कि तुम्हें काफी लंबा समय हो गया हो। भले ये मुझसे भी काफी ज्यादा छोटा है उसके बाद भी ऐसी बातें करता है। पर इसके अलावा जो सीरीन की हर्बल इंडस्ट्री है, क्या तुम्हें लगता है कि वो वापस आएंगे? ऑस्कर कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चीज इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोगों को एल्डर इवान से सुबह यहाँ से जाने से पहले बात करनी होगी। पर तभी उसे कोई चीज महसूस होती है और वो थोड़े से सीरियस लुक देते हुए साइड में देखता है। फ्रांस उससे पूछता है कि आखिर अचानक क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा टेंशन में क्या हो, क्या तुमने कोई घोस्ट देख लिया? वो कहता है कि कोई भूत नहीं बल्कि इंसान, और वो 4 है। फ्रांस कंफ्यूज था, वो कहता है क्या, पर मुझे तो यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं हो रहा। ऑस्कर सोचता है कि यहाँ तक तुम भी नहीं, तुम्हारे डेंस हमारे डिटेक्शन के साथ भी तुम उन्हें सेंस नहीं कर पा रहे। इसका मतलब वो यहाँ पर एक अच्छी इंटेंशन से तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। इसलिए वो खड़ा होते हुए फ्रांस से कहता है तो चलो उठ जाओ, हम लोगों को हमारे नए मेहमानों को ग्रीट करने के लिए चलना है। और सीन शिफ्ट होता है जिसके बाद हमें एक हरे बालों वाले लड़के को दिखाते हैं जो कि भागते हुए कहता है कि अगर अचानक ही तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया, तुमने पहले तो इस चीज को मना कर दिया था जब मैंने ऑफर किया था पिछली बार कि किसी को मारना है। पोवल ने कहा था कि वो कौन सा डरा हुआ है और उसकी कंसिक्वेंसेस को वो यहाँ पर भुगत नहीं सकता। तो उसके साइड में भागता हुआ वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि किसे परवाह है, मैं तो बस उसको सुनता हूँ जो कि मुझे यहाँ पर पैसे देता है। हरे वाला लड़का कहता है कि बूढ़े आदमी, हम लोगों के ऊपर भी पहले से एक बाउंड्री लगी हुई है नॉर्थ में, तुम्हें पता है ना। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम यहाँ पे कुछ जरूरत से ज्यादा ही पैसे होने की कोशिश कर रहे हो? पर वहीं उनके पीछे से लाल कपड़े वाला आदमी कहता है कि बातें बहुत हो गई, तुम दोनों को काफी शार्प रहने की जरूरत है। और ये गनमैन है जंक्स गैंग का। वो लाल वाला और लाल कपड़ों वाला आदमी जैक उन लोगों से कहता है जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो मेजेस भी यहाँ पर हो सकते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि वो व्हाइट टावर से है, मैंने कहा ना, तो ये काफी रिलीफ की बात है। ये चीज काफी ज्यादा बेकार होती अगर 4 ग्रेट टावर्स में से कोई होता तो। पर वो हरे वाला लड़का कहता है कि मैं सच में उम्मीद कर रहा था कि उनमें से कोई और होता तो, क्योंकि मैं सच में एक बार मेज से लड़ना चाहता हूँ। और साथ ही वो जैक से पूछता है कि लीडर, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? पर वो गेट खोलते हुए कहता है कि काफी शांति से, ऐसा हो सकता है कि वो बूढ़ा आदमी अभी यहाँ पर सो रहा हो। और जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर आता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कि इवान यहाँ पर सो रहा है। वो कहता है कि ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही आसान और काफी ज्यादा बोरिंग है, कोई मेज नहीं, ये तो काफी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। पर अचानक ही वो ये देखकर बहुत शौक सा हो गया था। वो पीछे की तरफ देखकर उसे गाली देता है, पर वो देखता है कि बस वहाँ पर तो एक कांच नीचे गिर गया था। और अचानक उस चादर के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और वो कहता है कि डैम इट, ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही आउटस्ट्रेक है। जिसके बाद वो विंड बुलेट बनाकर उस आदमी के सिर पर दे मारता है, जिसकी वजह से एक ही झटके के अंदर वो यहाँ पर खत्म हो गया था। ऑस्कर ये देखकर कहता है कि विंड बुलेट ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि एक ही झटके में वो हरे वाला लड़का यहाँ पर खत्म हो गया था। और ये उन स्पेल्स में से एक है जो कि पुराने ऑस्कर ने रीइंटरप्रिटेशन बेसिक मैजिक के लिए बनाए थे। और वो बाहर आते हुए सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा लीथल है, जैसा कि मैंने सोचा भी नहीं था। पर अभी 3 यहाँ पर बाकी बचे हुए होने चाहिए। पर जैसे वो बाहर आता है तो वो ये देख के थोड़ा सरप्राइज था कि यहाँ पर तो केवल बस 2 लोग खड़े हुए हैं। जैक उससे कहता है कि आखिर मैक्स के साथ क्या हुआ? तो ऑस्कर अपनी उंगली पर हाथ रखे हुए कहता है कि वो अंदर सो रहा है, जाकर उसे उठा सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि वो केवल कुछ समय के लिए सो रहा होगा, पर गलती से मैंने तो उसे हमेशा के लिए सुला दिया। बूढ़ा आदमी कहता है कि ये काफी ज्यादा पैथेटिक है, इसलिए मैंने कहा था कि अपने गार्ड डाउन बिल्कुल भी मत करना। जैक कहता है कि बस हम लोगों को उस हर्ब इकट्ठा करने वाले की लोकेशन दे दो, उसके बाद मैं मैक्स की मौत के लिए जरा सा भी गिल्टी महसूस नहीं करूंगा। ऑस्कर सोचता है कि तुम इतने ज्यादा आसानी से टॉर्मेंट के अंदर नहीं जाने वाले, और तुम यहाँ पर बिना फालतू की लड़ाई को भी अवॉइड कर रहे हो। सच में तुम तो काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो। इसलिए ऑस्कर उससे कहता है तो चलो यहाँ पर कुछ चीजों को यहाँ पर भूल जाना ही अच्छा है। जैक कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम सच में यहाँ पर खून को बहता हुआ देखना चाहते हो। जिसके बाद वो उस बूढ़े आदमी से कहता है कि जाओ जाकर इसे खत्म कर दो। और वो बूढ़ा आदमी तेजी से ऑस्कर की तरफ बढ़ता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर ऑस्कर अपनी चुटकी के साथ विंड बैरियर बना लेता है, जिससे वो यहाँ पर बच गया था। जिसके बाद वो उसके हथियार को आगे तरफ सरका देता है और वो झल्ली से उस बैरियर से बाहर आ जाता है। ये देखकर वो आदमी का सरप्राइज सा हो रहा था, और ऑस्कर को इस तरीके से अपने बैरियर को छोड़ता हुआ देखकर वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा था। और वो कहता है कि ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, और ऑस्कर के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट सी दिख रही थी। और वो आगे कहता है कि पर तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि जो मेरा ये हथियार है वो एक यूनिक वेपन है। और वो उसे खोलकर 2 हिस्सों के अंदर बदल देता है और कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ ना, अब ये यहाँ पर खत्म होने वाला है। पर ऑस्कर फिर से विंड बुलेट बनाते हुए कहता है कि सच में ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोरिंग है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। और एक बार में वो 2 बुलेट्स बनाता है और उसके दोनों हथियारों के ऊपर फेंक देता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, और अचानक ही वो ये देखकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस सिचुएशन के अंदर भी इसने जरा सा भी अपने
अपना गार्ड डाउन ऑफ नहीं किया है। सच में ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और इसके अलावा ये एक ही बार में मेरे ऊपर 2 शूट्स कर रहा है। आखिर ये इस चीज को मैनेज कैसे कर पा रहा है। और अचानक ही जो उसका यूनिक वेपन होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऑस्कर उससे कहता है कि एक यूनिक वेपन, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता जिसके अंदर कुछ नया हो। पर अचानक ही उसे काफी ज्यादा अजीब सी चीज महसूस होती है और वो कंफ्यूज होकर जल्दी से पीछे की तरफ भाग जाता है। ये देखकर वो आदमी कहता है, क्या तुम यहाँ पर जीतने से डर रहे हो जो पीछे की तरफ भाग रहे हो। पर हमें उसके पीछे एक गन का शॉट दिखाया जाता है और एक अटैक जो कि उस आदमी के सर के पीछे से आकर उसको चीरते हुए आगे से निकल जाता है और सीधे आकर ऑस्कर के बैरियर से टकराता है, जिसके अंदर भी काफी ज्यादा खतरनाक और भयानक से क्रैक्स आ गए थे। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक और सरप्राइज सा हो गया था। और हमें पीछे खड़े हुए जैक को दिखाते हैं जिसने अपने अटैक से उस आदमी को यहाँ पर मार दिया था। और वो कहता है कि सच में ये तो कितने ज्यादा शर्म की बात है। अगर तुम इसी तरीके से और थोड़े से लापरवाह होते तो पक्के में मैंने तो अभी यहाँ पर तुम्हें मार दिया होता। ऑस्कर कहता है, पर क्या ये तुम्हारा साथी नहीं था। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, जो मेरा सपोर्टिनेट है मैं उसे काफी ज्यादा आसानी से रिप्लेस कर सकता हूँ। ऑस्कर ये सुनकर कहता है कि इसी वजह से तो ये क्रिमिनल्स काफी ज्यादा बेकार होते हैं। और वह पूछता है कि आखिर ये किस तरीके का खिलौना है। जैक कहता है कि ये इसको सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगेगा अगर तुम इसे खिलौना कहोगे, पर सच बताऊं तो ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। ऑस्कर कहता है कि एक्सेलरेशन, एनहेंसमेंट और पेट्रिफिकेशन ये 3 स्पेल्स है जो कि उस गन के अंदर इनबिल्ड है। मैंने सही कहा ना। जैक ये सुनकर सीरियस होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो वो कहता है कि इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे ब्लॉक नहीं कर पाया था। जैक कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, पर सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट भी है कि तुम इस चीज को समझ पाए। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे, मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे पैसे दूंगा। तो वो उस बूढ़े आदमी को देखते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। जैक कहता है कि क्यों नहीं। तो वो कहता है कि बस सोचने भर से ही मेरे सिर के पीछे काफी ज्यादा खुजली से महसूस होने लग गई है। ये सुनने के बाद जैक हंसने लगा था और हंसते हुए कहता है कि ये तो सच है, इसका मतलब अब यहाँ पर बिना फालतू की और भी बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हमें ऑस्कर को जमीन पर लेटा हुआ दिखाते हैं जो कि यही सोच रहा था आखिर ये किस तरीके की बेकार सी स्टेट है जिसके अंदर प्रीवियस मैजिक टावर मास्टर अभी यहाँ पर पड़ा हुआ है और वो ये सब उस गन बहिमत से बचने के लिए और अपना को छुपाने के लिए कर रहा है। और वो सोचता है क्योंकि जो मेरे विंड बुलेट्स हैं वो बुलेट से काफी ज्यादा स्लोअर हैं जो कि वो आदमी इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ये बैटल मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी डिसएडवांटेज लेकर आ रही है। मेरे पास बस मेरा आधा माना ही बचा हुआ है, मैं इस तरीके से यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब केवल एक ही ओपनिंग है जो कि कमीना अभी यहाँ पर लेकर आया हुआ है, वो केवल वही समय है जब वो अपनी बंदूक को रिलोड करता है। 2 बुलेट्स को शूट करने के बाद उसे यहाँ पर रुकना पड़ता है जिससे वो रिलोड कर सके, जिसके अंदर वो 1.4 सेकंड लगाता है जिससे वो फिर से यहाँ पर हमला कर पाएगा। और जैक वहाँ पर घूमते हुए कहता है कि चूहे आखिर तुम कहाँ पर छुपे हुए हो। और ऑस्कर उसे दूर से देखते हुए कहता है कि इसके पास अभी एक ही गोली बची हुई है, इसलिए अगर मैं यहाँ पर चीजों को 1.24 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर इसे मार सकता हूँ। और ये सोचने के बाद वो अपने मैजिक को इकट्ठा करता है और एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकलता है और तेजी से जैक की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। जैक उसको देखकर कहता है कि तुम वो रहे, और वो तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। यहाँ पर जैक कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा तेज हो, पर हो तो एक इंसान ही जो कि टेक्नोलॉजी को बीट नहीं कर सकता। और उसने यहाँ पर अपने टारगेट को सेलेक्ट कर लिया था, जिसके बाद वो जैसे अपने ट्रिगर दबाता है वो बुलेट तुरंत आकर ही ऑस्कर के बैरियर से टकरा चुका था। और जैक एक काफी ज्यादा कोल्ड और काफी ज्यादा क्रीपी से स्माइल देते हुए कहता है कि ये सब खत्म होने वाला है। पर अचानक ही वो ये देखता है कि जो उसकी बुलेट थी वो उसके बैरियर के ऊपर से घूमकर जाने लगी थी, जिसके बाद ऑस्कर अपने बैरियर से निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगा था। वो हैरान हो गया था। वो कहता है आखिर ये केवल एक्सेलरेशन स्पेल के साथ मेरी बुलेट को डॉज कैसे कर पा रहा है। नहीं, ऐसा लगता है कि इसने इसे डॉज नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो शील्ड थी पर वो कुछ कर पाता उससे ही पहले ऑस्कर उसके सिर के ऊपर आकर खड़ा हो गया था और वो अपने हाथ में अपने विंड बुलेट को भी बना चुका था। और वो उससे कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक लो रैंकिंग का मेज। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे ही पहले बैम की आवाज आती है और उसने जैक को यहाँ पर खत्म कर दिया था। जहाँ पर वो आगे कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि अब वो समझे अगर तुम जाकर उसे ये बताओ। जैक को खत्म कर देने के बाद ऑस्कर भी एक थोड़ी सी लंबी सी सांस लेता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर बैठा हुआ कहता है कि इसके अलावा इसने यहाँ पर सच में काफी ज्यादा अनोइंग से वेपन का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद वो उस गन को उठा लेता है जिसके ऊपर ट्रिनिटी लिखा हुआ था, एक्सेलरेशन, एनहेंसमेंट और पेट्रिफिकेशन, जिसे वो यहाँ पर ट्रिनिटी कहते हैं। ये सच में काफी कमाल का हथियार है, इसे डील करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत आई। और इसके अलावा ये तो काफी अच्छा है कि मैंने फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इंटरनल ड्यूरेशन एनहेंसमेंट का इस्तेमाल किया था मेरे विंडशील्ड के ऊपर। इसी वजह से वो बुलेट बैरियर को तोड़ ना पाई, उसके बजाय वो उसके ऊपर स्लिप होकर चली गई। पर अगर सच में ये चीज काम नहीं करी होती तब तक तो मैं जमीन पर पड़ा हुआ होता। पर अब एक बार जैसे मैं व्हाइट टावर पहुंच जाऊं उसके बाद मैं रिसर्च करना चालू करूंगा कि आखिर मैं मैजिक इस्तेमाल करते हुए मॉडर्न वेपन्स को किस तरीके से रिस्पॉन्स दिला सकता हूँ। और अब मुझे यहाँ पर अपने मैजिक की लिमिट महसूस होना चालू हो गई है, वो भी इस कॉम्पिटेंट बॉडी के साथ। मैंने काफी बार इसको इस्तेमाल कर लिया, पर बिल्कुल मुझे सेफली फ्रांस को भी बचाना है और ईवान को भी इस सबसे पहले। इसलिए वो जल्दी से उन लोगों की तरफ भागना चालू कर देता है और वो कहता है कि वो 4 लोग थे जिनको शुरुआत में ही मैंने सेंस किया था, पर अभी जिनको मैंने हराया
बताया है वो केवल 3 लोग हैं। इसका मतलब तो यही है कि वो लोग फ्रांस के पीछे हैं। इसलिए वो फ्रांस से कहता है कि बस थोड़े और समय तक यहाँ पर होल्ड कर रखना। और दूसरी तरफ हमें फ्रांस और इवान को दिखाते हैं जिसके सामने वो काले बालों वाला लड़का खड़ा हुआ था। फ्रांस उससे कहता है कि बूढ़े आदमी तुम यहाँ से साइड में हो जाओ। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्रांस उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ जरूरत से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हूँ, भले ही मैं सही से लड़ाई नहीं कर सकूँ, पर जब तक तुम यहाँ पर रहोगे मैं उसके साथ कैच अप भी नहीं कर पाऊंगा। इवान ये सुनकर कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, और वो वहाँ से जाने लगा था। वो कहता है कि सावधान रहना। वो आदमी हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे ये सफेद झूठ सच में काफी टचिंग थे, पर क्या तुमने अपने फेयरवेल को काफी एंजॉय किया? फ्रांस कहता है पर आखिर तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मेरे पीछे नहीं आए? तो वो उससे कहता है कि हे आखिर तुम हो कौन जिसने बूढ़े आदमी को यहाँ से भगा दिया, ये सोचकर कि मैं उसका पीछा करूंगा जिससे तुम अकेले यहाँ पर सर्वाइव कर सको। फ्रांस को ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो आदमी आगे कहता है कि वैसे वो बूढ़ा आदमी ही मेरा गोल है, पर मैं हमेशा ही थोड़ा सा क्यूरियस रहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर स्पेशल क्या है जिस वजह से सभी लोग मुझे से काफी ज्यादा डरते हैं, जो कि 4 मेन टावर से हैं। इसलिए वो अपनी तलवार को निकाल कर एक क्रीपी सी हंसी हंसते हुए कहता है इसका मतलब यही है कि अगर मुझे ये जानना है तो सबसे पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। और ये कहकर वो इवान के ऊपर जंप कर देता है। ये देखने के बाद इवान भी विंड कटर का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। वो आदमी ये देखकर सरप्राइज हो गया था, पर वो अपनी तलवार के साथ उसे काटते हुए कहता है कि ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही आसान था, तो मैं यहाँ पर कुछ और भी था तो मजेदार करना चाहिए था। और ये कहकर वो अपनी तलवार को उसकी छाती के आर पार कर देता है। फ्रांस भी ये देख काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो आदमी ये देखकर बहुत ज्यादा खिलखिलाया जा रहा था। और वो आगे कहता है अच्छा तो क्या यही वो 4 मेन टावर्स की अमाउंट था? पर वो कुछ आगे बोल पाता उससे पहले वो हैरान होते हुए कहता है कि रुक जाओ, मेरी तलवार ने जो कि इसके दिल को पूते से आर पार कर दिया है, आखिर ये इतना ज्यादा लाइट से महसूस क्यों हो रहा है? यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और अचानक ही फ्रांस उसकी तलवार को यहाँ पर पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को यहाँ पर पकड़ने के बाद उसे जोर से घुमाकर उसे यहाँ पर मार देता है। उसके मुंह से जोर से खून आना चालू हो गया था और वो यहाँ पर गिर गया था। फ्रांस उससे कहता है कि मुझे माफ करना, पर मेरे पास थोड़ी सी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। और हमें दिखता है कि उसके दिल की जगह पर एक काफी ज्यादा बड़ा सा छेसा हो गया था, जो देखना काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। जिसके बाद वो आदमी वहाँ पर गिर जाता है और फ्रांस कहता है कि यही गलती से मैंने तो उसके ऊपर पैर ही रख दिया था। और हमें पेड़ के पीछे ऑस्कर को दिखाते हैं जो कि छुप कर ये सब देख रहा था। और वो कहता है कि फ्रांस एक स्पेशल मेज है और उसके अलावा उसके पास गॉड ऑफ विंड्स भी है। यानी अगर सोचा जाए तो फ्रांस के पास एक ऐसा मैजिक है जिसकी वजह से वो अपनी किसी बॉडी पार्ट को विंड के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए फिजिकल अटैक उसके ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। यानी देखा जाए तो उसके पास एक ऐसा ओपी स्किल है जिसका सामना बिना किसी मैजिक और सूट क्यू के नहीं किया जा सकता। और यहाँ तक मैं जो कि एक मैजिक टावर का मास्टर हुआ करता था, उसने भी इस तरीके के रेयर मैजिक्स को केवल पुरानी किताब के अंदर ही देखा है। और वो सभी रिकॉर्ड्स मैजिक टावर के 7th मास्टर के टाइम के हैं, जो कि एक स्पेशल मेज हुआ करते थे। कहा जाता है कि ये उनका इनहेरिट मैजिक था। मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि फ्रांस ने गॉड ऑफ विंड्स को रिसीव किया हुआ है। जिसके बाद ऑस्कर अचानक फ्रांस के सामने आ जाता है तो वो उसको देखकर शौक सा हो गया था। वो उसे कहता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, आखिर तुम यहाँ पर कब आ गए? वो कहता है कि वाह, तुमने तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम करके रखा है। तो वो चेयर अप होते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना। पर इसके अलावा आखिर तुमने इवान को कहाँ पर छोड़ दिया? तुम्हें पता है ना कि उसे यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। ये सुनने के बाद वो शौक हो गया था और चिल्लाना चालू कर देता है कि हाँ वो बूढ़ा आदमी। फिर वो कहता है कि इवान आखिर तुम कहाँ हो, जल्दी से वापस आ जाओ। और ऑस्कर सोचता है कि अगर मैं इसे सही तरीके से ट्रेन करता हूँ कि ये काफी सारे हाई रैंकिंग मेजेस की जितना ही पावरफुल हो सकता है। और साथ ही वो उससे कहता है कि मुझे उसकी एनर्जी वहाँ से महसूस हो रही है, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। अब उन्हें रात भर हो चुका था। जैसे ही सुबह होती तो फ्रांस उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो यहाँ पर फ्रांस के गले लग गया था। सच में तुम लोगों ने मेरे ऊपर काफी ज्यादा बड़ा कर्ज छोड़ दिया है। अगर सच में तुम लोग यहाँ पर नहीं होते तो मैं तो आज का सुबह का सूरज तक नहीं देख पाता। फ्रांस उससे कहता है आखिर मैंने क्या किया है, ये सब तो इसकी वजह से है। पर ऑस्कर उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने उस सोर्समैन को यहाँ पर मिस कर दिया था। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो हम लोग काफी बड़ी दिक्कत में हो सकते थे। इसका मतलब यही है कि तुम्हारे बिना सच में यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती थी। फ्रांस की सुनकर थोड़ा सा ब्लश करना चालू हो चुका था, जहाँ पर वो उससे कहता है कि हे अब बहुत हो गया। फ्रांस कहता है कि नहीं, असल में पूछते ऐसा नहीं, वो एक ऐसा कमीना है जो कि इतनी ज्यादा आसानी से हार नहीं मानने वाला। अगर ये असैसिनेशन काम नहीं करेगा तो वो जरूर दूसरा मेथड ढूंढ लेगा। फ्रांस उसका नाम लेता है कि पॉवेल टॉवेल। आखिर वो इस जमीन के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है? इवान बताता है कि ये सिरीन की काफी ज्यादा बेस्ट जगह है। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा बिगेस्ट और परफेक्ट लोकेशन पर है। सिरीन की जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी इन 8 सालों में पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है। और ये सब वेस्टर्न रीजन की जितनी मैजिकल इंजीनियरिंग की रिप्रोडक्शन फैक्ट्रीज है उन सब की वजह से हो रहा है। वो सारा वेस्ट वाटर हमारी नदियों के अंदर डाल देते हैं हर दिन, जिसकी वजह से पूरी नदी पूरी खराब हो चुकी है। और अगर उसने और भी ज्यादा करीब में फैक्ट्री को बनाना चालू कर दिया तो ये दिन जहाँ पर मैं अभी इसको रोक कर रखे हुए हूँ वो दिन काफी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। और क्योंकि जो सिरीन की जमीन है उसकी फर्टिलिटी अब बिल्कुल भी रिकवर नहीं की जा सकती, मेरे अंदर भी अब इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं बची है कि मैं हर्ब्स को बढ़ा सकूं। और उसकी बात सुनकर उससे कहता है कि एल्डर, मैं आपसे यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। और वो कहता है कि लॉयल्टी जिसके बारे में आप मुझसे बात कर रहे थे कि जो आपकी वाइट टावर्स
से है कि इस प्रॉमिस का रिलेशन फोर्थ मैजिक टावर के मास्टर से है, रिनॉल्ड यूइस। ये सुनने के बाद इवान कंफ्यूज था। वो कहता है इसका मतलब क्या, तुम्हें इसके बारे में पता है? फ्रांस पूछता है कि आखिर ये क्या है, तो वो बताता है कि एक स्टोरी है जो कि पास्ट में काफी ज्यादा हर्बलिस्ट हुआ करते थे उनके बारे में। काफी लंबे समय पहले जो हर्बलिस्ट हुआ करते थे उनकी परसेंटेज यहाँ से काफी ज्यादा अलग हुआ करती थी। इसी वजह से कुछ लोग उन्हें विचेस भी कहा करते थे, और क्योंकि वो ज्यादातर ऐसे हर्ब्स को उठाया करते थे जिनके इफेक्ट के बारे में उन्हें पता भी नहीं था, वो उन्हें पॉट के अंदर उबालते थे जिससे वो उन्हें बेच सके। इसी वजह से हर्ब बेचने वाले लोग बाकी लोगों की नजर से बचने के लिए जंगल में रहने लगे थे और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे थे। जिसके बाद एक सेवियर जिसने हम लोगों की रक्षा करी वो अपीयर हुआ, और वो व्हाइट टावर का फोर्थ मास्टर यूस था। और उसने ही उन लोगों को सीरीन के अंदर रहने का कहा था जिससे वो उनके डिसेंडेंट और लोकली का ज्यादा बड़ा घर बन सके, और वहाँ पर कोई भी उन्हें जरा सा भी कम नहीं आकेगा और न ही मानने की कोशिश करेगा। इवान भी ये सुनकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि सच में उन्हें इस तरीके के टचिंग शब्द कहे थे। ये मेरा पहली बार है कि मैंने उनके वो एग्जैक्ट शब्द सुने हो। ऑस्कर कहता है कि हाँ, मैंने एक स्टोरी बुक के अंदर ये पढ़ा था, और वो बताता है कि असल में सच में मैंने एक ओल्ड बुक के अंदर ये सब पढ़ा था जो कि केवल टावर मास्टर्स को ही दी जाती है। जिसके बाद इवान आगे बताता है कि इस कॉन्टिनेंट के जितने भी हर्ब्स इकट्ठे करने वाले लोग थे वो सभी सीरीन के अंदर आकर इकट्ठा होना चालू हो गए थे, और ये उनके लिए पहली बार था जहाँ पर वो सुकून से एक घर बनाकर रह सकते थे। फ्रेंड्स ये सुनकर सरप्राइज था। वो कहता है क्या इसका मतलब जो व्हाइट टावर था उन्हें ये सब किया था? इवान कहता है कि व्हाइट टावर ने मेरे एंसेस्टर्स को एक ऐसा गिफ्ट दिया था जिससे उन्हें घर और प्राइड मिली, तो आखिर मैं इस तरीके से व्हाइट टावर को अबेंडेंट यानी पीछे छोड़ कैसे सकता हूँ? ये सुनने के बाद ऑस्कर की आंखों में भी थोड़े से आंसू से आ गए थे, और वो खुश होते हुए कहता है कि आपके हार्ड वर्क के लिए और आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखकर इवान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, और वो आगे कहता है कि व्हाइट टावर हमेशा आपके साथ आगे ही ऐसे चलता रहेगा। पर वो तुरंत ही बोलता है कि यहाँ पे कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं उन लोगों से बच सकूं। फ्रांस कहता है कि अगर इंपीरियल फैमिली को इसके बारे में पता चल गया कि जो ह्यूमन कल्टीवेटर है उनके ऊपर किसी ने हमला करने की कोशिश करी तो वो तुरंत जाकर उसे डील जरूर करेंगे। और ऑस्कर उदास होते हुए सोचता है कि मुझे वो फीलिंग वापस चाहिए जो कि अभी अभी मैंने यहाँ पे महसूस करी थी। और इवान आगे कहता है कि मुझे नहीं पता, पर अगर इंपीरियल फैमिली के पास जरा सा भी समय इसके बारे में पता लगाने के लिए तो मैं इस जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है क्योंकि जो इंपीरियल फैमिली है वो अपने वर्क के लिए काफी ज्यादा प्रिसाइज तो रहती है, पर इसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्लो भी होते हैं। इसी वजह से किसी के ऊपर फुल स्केल अटैक करना उसमें काफी लंबा समय लगेगा। ऑस्कर कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि इंपीरियल फैमिली लाइट से भी ज्यादा तेज काम करेगी। ये सुनकर वो कंफ्यूज था, और ऑस्कर मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि आज का दिन वो दिन है जब मैं कार्डिनल फ्लू के लिए इंपीरियल फैमिली के साथ एक ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ। जिसके बाद हमें पावल के ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो कहता है कि जल्दी करो कमीने, आखिर तुमने अपने काम को इतना ज्यादा खराब कैसे कर लिया जिसकी वजह से हम लोग पूरे बैंक करप्ट हो चुके हैं, और एक बार हम यहाँ से भाग गए उसके बाद भी तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। पर अचानक उसे काफी ज्यादा बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है, और इंपीरियल फैमिली के लोग उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहते हैं कि अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। जिसके बाद वो काले कपड़ों वाला आदमी अपने बारे में बताता है जो कि यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी से उसको अरेस्ट करने के लिए आया था। पॉल वो भी ये देख कर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर सीनियर सुपरिटेंडेंट आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम ही पावल है ना, मैं यहाँ पर तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आया हूँ क्योंकि तुमने खून करने की कोशिश, ब्लैकमेल और इलीगल प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की कोशिश करी थी, और साथ ही ह्यूमन कल्टीवेटर प्रॉपर्टी को भी, और साथ ही ह्यूमन कल्टीवेटिंग प्रॉपर्टी को भी डैमेज पहुंचाने की कोशिश करी है। ये सुनने के बाद वो शॉक हो गया था, और वो कहता है क्या? मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पे गलत आदमी को पकड़ लिया है, मैं एक डिसेंट बिजनेसमैन हूँ। पर सुपरिटेंडेंट उससे कहता है कि जज इस चीज के बारे में पता लगा लेंगे तो तुम अपना मुंह बंद रखो, और वो अपने लोगों से उसे अरेस्ट करने के बारे में कहता है ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता, अगर मैं बस एक बार उस आदमी से कांटेक्ट कर पाता तो शायद मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो सकता था। इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुम मुझे लेकर जाने ही वाले हो तो क्या उससे पहले तुम मुझे एक बार सिगार पीने तक नहीं दोगे? सुपरिटेंडेंट ये सुनकर कंफ्यूज था, और वो कहता है कि चलो जल्दी से हैंडकफ्स पहना दो और उसको घसीटते हुए ले चलो। पर पोवल गुस्से में कहता है कि हे, तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिर मेरे पीछे कौन इंसान है? सुपरिटेंडेंट कहता है कि मुझे नहीं पता। तो वो कहता है कि मेरे पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद ही एम्परर है जो कि किसी भी मैजिस्ट्री से काफी ज्यादा जरूरी है। ये सुनने के बाद सुपरिटेंडेंट उसकी तरफ बढ़ता है, उसके पास से सिगार लेता है जिसकी वजह से वो पूरे चुप हो गया था, और फिर वो उसे फूकते हुए कहता है कि सच में ये सिगार तो काफी ज्यादा अच्छी है, इस कमीने का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद उसके साइड में खड़ा हुआ आदमी सुपरिटेंडेंट से कहता है कि मेरा आपसे एक सवाल है, और वो कहता है कि आखिर वो कौन इंसान है जिसने हमें एक दिन में यहाँ पे हिला कर रख दिया? मुझे लगता है कि ये हम लोगों के लिए पहली बार था। तो वो कहता है कि हम लोगों को ऊपर से ऑर्डर्स आए थे। वो लड़का कंफ्यूज था, क्या ऊपर से ऑर्डर्स आए थे? तो वो कहता है कि हाँ। सुपरिटेंडेंट बताता है कि जो हमारे एम्परर हैं वो व्हाइट टावर से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर आपका मतलब क्या है? सुपरिटेंडेंट कहता है कि ये केवल बड़ों के बीच की सिचुएशन है, और साथ ही वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो उनसे काफी ज्यादा प्यार करते क्यों हैं। पर ये चीज सच है कि उन्हें पास्ट में काफी सारी हीरोइक अचीवमेंट्स करी हैं, पर इस चीज को 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अगर अब तुम इस चीज को रियलाइज कर लेते हो कि एक पक्षी जिसका एक पंख टूटा हुआ है, अगर तुम उसे
ऊंचाई से भी फेंकते हो तो केवल एक ही चीज बदलती है, जो कि उसकी स्पीड है, जिस स्पीड से वो नीचे गिरता है। अगर इसे दूसरी भाषा में कहूँ तो व्हाइट टावर के पास अब ऐसी कोई भी एबिलिटी और न ही हक बचे हैं कि उन्हें इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। और वो उस लड़के से जो कि उसके साइड में खड़ा था उससे पूछता है कि अगर तुम कितने साल के हो गए हो। वो बताता है कि मैं 23 का हूँ और वो कहता है कि जब तुम 3 साल के थे तब मैं 12 साल का था। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग खड़े होकर चेयर कर रहे थे और उसकी आंखें फटी की फटी सी रह गई थी। वो कहता है कि उस समय पर जब इंसानियत ने सच्ची फ्रीडम को पाया था, शैतानों के खिलाफ उस लड़ाई को जीतकर, उस समय पर व्हाइट टावर की जो एक्सिस्टेंस हुआ करती थी वो काफी ज्यादा कमाल की हुआ करती थी। हाय रब्स अभी उसे याद करते होंगे, इसी वजह से उनकी एक्सपेक्टेशंस अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। इसके बाद सुपरिटेंडेंट उस लड़के से कहता है कि अभी हम लोगों को एक जगह पर और जाना है। वो कहता है क्या एक जगह पर, और मुझे तो ऐसा लगा था कि आज के लिए हमारा हो गया। वो कहता है कि ये तो काफी बुरी बात है और वहाँ पर कुछ खड़े हुए लोगों को बताता है कि इसको डील करने के बाद तुम लोग घर जा सकते हो। और वो बताता है कि हम लोगों को एक ऑर्डर इशू हुआ है उन फैक्ट्रीज के लिए जो कि उस रिवर के काफी ज्यादा करीब है और वो इलीगली पॉल्यूशन उस रिवर के अंदर डाल रहे हैं। और साथ ही वो सोचता है कि एक और शेड्यूल है जो कि मुझे यहाँ ऐड कर लेना चाहिए। और के बारे में ज्यादा नहीं पता है पर और फ्रांस के बारे में पता है क्योंकि मुझे उनके ऊपर रिलाई करना होगा, क्योंकि उन लोगों ने गनमैन जैक की गैंग के साथ डील किया था। और सुपरिटेंडेंट के साथ जो लड़का था वो उससे पूछता है कि हम लोग रास्ते में खाना ले सकते हैं, तो वो कहता है कि नहीं। इस सब के बाद जिसकी वजह से बेचारे का चेहरा उतर गया था। जिसके बाद हमें व्हाइट टावर का सीन दिखाते हैं। फ्रांस काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है आखिरकार ये सब खत्म हो गया। तो वो उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। फ्रांस पूछता है तो बताओ अब आखिर तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, कुछ पीने के लिए चले? वो कहता है कि नहीं, अभी मैं व्हाइट टावर मास्टर को रिपोर्ट देने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये सुनकर वो हिचकिचा जाता है, पर अचानक ही वहाँ पर व्हाइट टावर मास्टर आ जाते हैं जो कि उन दोनों का नाम लेते हैं। ये देखकर और भी ज्यादा शौक सा हो गया था। जिसके बाद वो भागते हुए कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फ्रांस जल्दी से दुम दबाकर भाग जाता है। हमील कहता है कि मैंने यहाँ पर फ्रांस को भी देखा था, कि मुझसे कोई गलती हुई है? ऑस्कर कहता है कि आप बिल्कुल सही है, उसे अचानक ही कोई काम याद आ गया जिस वजह से वो तुरंत यहाँ से चला गया। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा अर्जेंट होगा। और ऑस्कर सोचता है कि नहीं, ये तो बस एक मजाक था। और साथ ही वो उससे कहते हैं कि इस बार भी तुमने काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मैंने तो बस वहाँ पर तुम्हें घूमने के लिए भेजा था, मैं बाकी रिपोर्ट मेरे रूम के अंदर सुनना चाहूंगा। ऑस्कर कहता है कि बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा था। जिसके बाद अब वो दोनों चलना चालू करते हैं और जब वो लोग वाइस मास्टर के ऑफिस की तरफ जा रहे थे, वाइस मास्टर थोड़े से उदास होते हैं। ऑस्कर ये देखकर समझ जाता है क्या यहाँ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ है, आखिर डिप्रेस से क्यों लग रहे हैं। जिसके बाद वो ऑस्कर को बताते हैं कि तुमने फ्रेंड्स के बारे में कुछ सुना है। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो गया था। वो कहता है कि पर्टिकुलरली तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो बताते हैं कि मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था कि जो सीरियस फैमिली है वो फ्रेंड्स को लेने के लिए आ रही है। ऑस्कर भी थोड़ा कंफ्यूज था। वो कहता है कि व्हाइट टावर को वो छोड़कर जा रहा है, पर क्या उसने इस चीज के लिए एग्री किया है? वो कहते हैं कि मैं चीज के लिए श्योर नहीं हूँ, पर मैंने ये सुना है कि उन्होंने फ्रेंड से बात कर ली है, पर मुझे पूरी डिटेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर ऑस्कर थोड़ा सा कंफ्यूज और सरप्राइज सा रह गया था। इसके बाद हमें फ्रेंड्स के रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने कपड़े पैक करने में लगा हुआ था। तभी नॉक नॉक होती है। वो कहता है कि ये तुम हो ग्रेंस, अंदर आ जाओ। तभी बैम की आवाज आती है और दरवाजा खोलते हुए ऑस्कर अंदर आ गया था, जो कि उससे पूछता है कि आखिर ग्रेंस कौन है। वो मुंह बनाते हुए कहता है कि अच्छा ऑस्कर, तुम कमीने कहीं के, तुमने सारी चीजें सुन ली? वो गेट लगाते हुए कहता है कि हाँ, क्या तुम टावर छोड़कर जा रहे हो? फ्रेंड्स कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने एडवांस में तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। मेरे लिए भी ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल था इस तरीके के सोबर के बीच में, इसी वजह से मैं ड्रिंक्स के बारे में कह रहा था। अब मुझे फिर से मेरी पोजीशन के अंदर जाना होगा जहाँ पर मैं अपनी कंपनी के काम में मदद करवाऊंगा और जाकर शादी करूंगा। ऑस्कर कहता है कि शादी? अगर तुमने डेटिंग करना कब से चालू कर दी? वो बताता है कि असल वो एक काफी ज्यादा अच्छी इंसान है और इसके अलावा उसकी जो फैमिली है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है और वो हमारी फैमिली की मदद भी कर रही है। वो कहता है कि साफ साफ कहो ना कि एक अरेंज मैरिज है, क्या तुम्हें चीज में कोई दिक्कत नहीं है? फ्रांस मुस्कुराते हुए कहता है कि वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है और जो उसकी फैमिली है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, तो आखिर मुझे हाँ कहने में क्या दिक्कत हो सकती है? वो कहता है कि पर शादी न करना, क्या तुम इसके लिए मैजिक को गिव अप कर रहे हो? ये सुनकर फ्रांस पूरे से हिलसा गया था। जिसके बाद वो उससे कहता है बताओ आखिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? जो मेरा टैलेंट है वो बस इतना ही है। अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं काफी ज्यादा स्पेशल हूँ और मैंने ये सोचा था कि मैं मैजिक टावर्स के सबसे ज्यादा वीकेस्ट टावर के अंदर जाऊंगा तो वहाँ पर जाकर मैं किसी स्नेक का हेड तो बन ही जाऊंगा। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे सामने टावर के बारे में इस तरीके से बात कर रहा हूँ, पर यहाँ पर आने के बाद ऐसा नहीं है कि ये केस नहीं है, पर उसके बाद ही मुझे रियलिटी पता चली। मैं तो यहाँ पर अपना रहना तक कमा नहीं पाया और उसके अलावा मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता हूँ, इसलिए मैं वापस अपनी कंपनी के लिए जा रहा हूँ। पर तभी ऑस्कर उसे बीच में टोकता है तो वो कहता है कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों बोल रहे हो कि ये सब इसी वजह से क्योंकि मैंने कहा कि व्हाइट टावर काफी ज्यादा कमजोर है। पर ऑस्कर उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है कि शुक्रिया, पर मैं ये अब सुन रहा हूँ वो भी एक जीनियस है जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऑस्कर कहता है कि नहीं। ऑस्कर कहता है कि मैं सीरियस हूँ, क्या तुम इस चीज को ट्राई करना चाहते हो? क्या तुम सच में स्नेक के हेड बनना चाहते हो? पर वो अपनी बात पूरी करता तभी गेट खोलकर एक लड़का अंदर आ जाता
है। ये देखकर फ्रांस काफी ज्यादा शॉक और कंफ्यूज होते हुए कहता है कि भाई, वो कहता है कि तुम्हारी जितनी बिलोंगिंग्स है उन सभी को इकट्ठा कर लो, मैं केवल तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, जल्दी करो और बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो कहता है कि ठीक है और ग्रेंस आगे कहता है उसके बाद तुम अपने गुड बाय को कंटिन्यू रख सकते हो। पर तभी ऑस्कर उसे टोकते हुए कहता है कि आखिर कितना फ्रांस के यहाँ पर रहने के लिए। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज था और इसलिए वो ऑस्कर से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो जो किसके बारे में पूछ रहा है। वो कहता है कि मैं ऑस्कर हूँ, इसका दोस्त, वो मेज जिसने वो मेडिसिन बनाई है। और ग्रेस अपने बारे में बताता है कि मैं बेवकूफ का बड़ा भाई हूँ। ऑस्कर ग्रेस से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक डील ऑफर करना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स उसको देखकर परेशान होते हुए ऑस्कर को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि पर तुम सच में काफी ज्यादा जिद्दी हो, मैंने सुना था कि तुम एक जीनियस हो, तो क्या इसी वजह से तुम ये सब कर रहे हो। पर आखिर एक बच्चे की सीरियस फैमिली के साथ इस डील की रिक्वेस्ट को देने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर ऑस्कर उससे कहता है कि ये एक ऐसी डील होगी जिससे हम दोनों को कोई घाटा नहीं होगा। मैं फ्रेंड्स को व्हाइट टावर का टॉप मेज बनाना चाहता हूँ, वो भी केवल 2 सालों के अंदर। ये सुनकर फ्रेंड्स भी कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या मैं, और वो आगे कहता है कि लॉन्ग टर्म में ये काफी ज्यादा बड़ा बेनिफिट हो सकता है तुम्हारी फैमिली के लिए भी। ग्रेस कहता है कि एक टॉप मेज, वो भी 4 मेन मैजिक टावर्स के अंदर से एक, वो भी 2 सालों के अंदर। पर आखिर इसके गिरने की पेनल्टी क्या होगी। ऑस्कर कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो कार्डिनल फ्लू की वैक्सीन है उसके 50 साल के प्रॉफिट की जो वर्थ होगी, जो कि मैं 50 साल के अंदर बेचूंगा, उसे मैं सीरियस ट्रेड कंपनी को दे दूंगा। फ्रांस भी सुनकर शॉक होते हुए कहता है कि तुम पूरा था पागल हो चुके हो। और ग्रेस उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। वो कहता है कि वाइस टावर मास्टर मेरे नोटरी की तरह रहेंगे। ग्रेस उससे आगे पूछता है कि कोई वजह है जिस वजह से तुम इस इंसान के लिए, इसकी बिना कीमत के भी तुम इतना ज्यादा कुछ करने के लिए तैयार हो, क्या बस केवल एक फ्रेंडशिप की वजह से। तो वो कहता है कि ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी कीमत इससे काफी ज्यादा है। ये सुनने के बाद फ्रेंड्स की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। उसका आगे कहता है कि मेरा प्लान है कि जो व्हाइट टावर की रेपुटेशन पहले हुआ करती थी मैं उसे फिर से अपने प्राइम के अंदर लेकर आ जाऊं, लगभग 5 सालों के अंदर। और ये वैक्सीन और मेडिसिन तो बस एक सिंपल सा गन शॉट है जिससे लोगों को बताया जा सके कि ये चीज शुरू हो चुकी है। और ऐसा करने के लिए मुझे फ्रेंड्स की यहाँ पर जरूरत है। ये एक ऐसा इंसान है जिसकी मुझे न्यू व्हाइट टावर के अंदर जरूरत होगी। ग्रेस कहता है कि अब तुम काफी ज्यादा छोटे हो और एक मर्चेंट होने की वजह से मेरे पास ऐसी कोई भी रीजन नहीं है कि मैं इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकूं। पर मैं यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि पहले से ये काफी ज्यादा अच्छा ऑफर है। वो कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर तुम यहाँ पे एक चीज भूल चुके हो। ऑस्कर पूछता है कि क्या। तो वो कहता है कि एक इंसानी मर्चेंट ट्रस्ट से ज्यादा पैसे के ऊपर वैल्यू रखता है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं केवल तुम्हारे प्रॉमिस के ऊपर यहाँ पर डील कर सकता हूँ। मेरे पास एक लेवल 5 का नाइट है जो कि मेरा गार्ड है। कल शाम को उसके साथ लड़ाई करो और अपनी एबिलिटीज को प्रूव करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट करूंगा। ऑस्कर उससे कहता है कि तुम ये जानने के बाद कह रहे हो कि मैं एक लेवल 2 का मेज हूँ। ग्रेस कहता है अगर ऐसा है तो मैं एक और एडिशनल कंडीशन लगा देता हूँ कि वो शॉर्ट क्यू को इस्तेमाल नहीं करेगा। और ऑस्कर सोचता है कि बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो फ्रेंड्स को, और ऑस्कर बताता है कि बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो फ्रेंड्स को ऐसे जाने नहीं देने वाला। इसका मतलब जो इसकी फैमिली इसकी अरेंज मैरिज करवा रही है वो कोई आम फैमिली नहीं है। जिसके बाद ग्रेस वहाँ से जाते हुए कहता है तो चलो हम लोग कल शाम को मिलेंगे, अगर तुम नहीं आए तो मैं ये समझूंगा कि तुमने हार मान ली। ऑस्कर सोचता है कि यहाँ तक मुझे भी लेवल 5 के किसी नाइट से लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। और फ्रांस उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम अभी उससे बोलते हो तो शायद वो इसे कैंसिल भी कर सकता है, इसलिए जल्दी से जाओ। और तभी उसका ध्यान फ्रेंड्स के ऊपर जाता है जहाँ पर वो बड़बड़ाए जा रहा था। वो कहता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये सुनने के बाद फ्रांस शॉक होते हुए कहता है क्या, एक लेवल 2, वो भी एक लेवल 5 के नाइट से लड़ेगा। वो कहता है कि एक लेवल 4 का मेज तो ऐसा कर सकता है, मैंने सही कहा ना। फ्रेंड्स कंफ्यूज था। वो कहता है क्या केवल एक दिन के अंदर तुम लेवल 4 तक पहुंचने के बारे में सोच रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मेरे लिए भी ये चीज पूरी इम्पॉसिबल जैसी है, पर ये चीज तो मेरे लिए पॉसिबल है ना कि अगर मैं किसी मेज को जो कि लेवल 3 का है उसे एक दिन के अंदर लेवल 4 पर पहुंचा सकूं। और वैसे भी तुम्हारे भाई ने ये नहीं कहा था कि मुझे ये लड़ाई खुद से लड़नी होगी, उसने ये कहा था कि मुझे अपनी एबिलिटीज को प्रूव करना है और इसलिए मैं उसे ये दिखाऊंगा। और वो फ्रेंड्स के कंधे पर हाथ रखे हुए उसे चेयर करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा शर्मा सा रहा था। यहाँ पर वो उससे आगे कहता है कि अब मैं तुम्हें एक लेवल 4 का मेज बनाने वाला हूँ जिसे तुम मेरे लिए यहाँ पर लड़ाई करोगे।